डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में मेनली हम हेरिडिटी, जो कि एक प्रोसेस होती है जिसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है। और जो इवोल्यूशन क्या होता है, जब चेंजेज आते हैं बॉडी के अंदर, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब ये चेंजेज इकट्ठे होते रहते हैं और बाद में जो एक अपग्रेडेशन का, एक अपडेशन का कारण बनते हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स है अपने पूर्वजों से बहुत ज़्यादा एडवांस बनता चला जाता है। जैसे हम इंसानों का यदि एग्जाम्पल देखें तो इसमें मंकीज से जो इवोल्यूशन है वो माना जाता है ह्यूमंस का। और मंकीज बहुत कम एडवांस थे, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो आज काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। उसी प्रोसेस को इवोल्यूशन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। हेरिडिटी डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हेरिडिटी क्या होती है? ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो जानकारी है वो देती है। इनहेरिटेंस मतलब आनुवंशिकता, जिसमें जो करेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, माता पिता से बच्चों में जाते हैं। और बच्चों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वेरिएशन मिलती हैं, जो उनके माता पिता से वो बिल्कुल तो अलग नहीं बोल सकते हम, कुछ वेरिएशन, कुछ विभिन्नताएं वो पाई जाती हैं, उनके बारे में हमको हेरिडिटी है वो जानकारी देता है। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस बेसिस ऑफ हेरिडिटी है। हेरिडिटी आनुवंशिकता का जो आधारभूत हम बोल सकते हैं वो इनहेरिटेंस कहलाता है। और प्रोसेस बाय विच करेक्टर, और ये एक वो प्रक्रिया होती है जिसमें जो करेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में, ऑफस्प्रिंग्स में या फिर बच्चों में हम बोल सकते हैं वो जाते हैं। वेरिएशन क्या है? डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट्स। ये वो एक दायरा है जिस बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो माता पिता से कितने अलग हैं। काजिज वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो वेरिएशन है, हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही वेरिएशन आती हैं। और यही वेरिएशन जब इकट्ठी होती रहती हैं तो बाद में एक पूरा एक नया जीव है वो विकसित होता है, जो इवोल्यूशन का कारण बनता है। ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 1000 बीसी। तो यदि हम ह्यूमंस के बारे में हिस्ट्री देखें तो लगभग ये 10,000 के आसपास, बीसी बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है। तो ये 1000 से लेके 8000 ईसा पूर्व जो ह्यूमंस हैं उनका विकास माना जाता है, इनका इवोल्यूशन माना जाता है। एक्सप्लोइटेड वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पोसेस्ड डिजायर्ड कैरेक्टर्स। तो ह्यूमंस ने भी काफी सारी वेरिएशंस की हैं, वेरिएशंस का कारण बना है ह्यूमन भी, जिसमें वो वाइल्ड पॉपुलेशन, जो जंगली अलग अलग प्रजातियां होती थी प्लांट्स की या एनिमल्स की, उनमें वो प्रजनन करवा के, सिलेक्टिव प्रजनन करवा के, जिससे कि जो मन चाहे करेक्टर्स हैं, जैसे हम आज जितने भी पालतू जानवरों को पालते हैं, तो वो सारे कहीं ना कहीं सिलेक्टिव ब्रीडिंग से हम उनको अपनी मर्जी के करेक्टर्स की वजह से ही उनको, जो उनकी वाइल्ड पॉपुलेशन थी उनसे उनको अलग किया हुआ है। एग्जाम्पल है जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन के द्वारा जो एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज, जो जंगली गायें होती थी, जैसे एग्जांपल है साहिवाल काउज इन पंजाब, इसको हमने सिलेक्शन के द्वारा ही अपने पालतू बनाया है। जो इनका एक जंगलों में रहने वाली जो प्रजातियां थी, जो वनों में रहती थी, वो इतने ज़्यादा अच्छी नहीं थी मिल्क प्रोडक्शन के बेस पे यदि हम देखें तो। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने विकास किया है, प्रोग्रेशन की है, तो उस बेस पे काफ़ी सारे जो अच्छे गुण हैं वो इस प्रजाति के अंदर विकसित किए हैं। आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, वो भी इनहेरिटेंस के बारे में उनकी पास भी कुछ जानकारी रहती थी, कि उनको भी थोड़ा सा आइडिया था कि किस प्रकार से जो करेक्टर्स हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और कैसे वेरिएशन खोज करते हैं, विभिन्नताएं खोज करते हैं। लेकिन
उनको इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं पता था कि इसके पीछे साइंस कैसे काम करता है, किस प्रकार से जीन काम करते हैं, जीन में कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है। तो वो तो जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो एक एडवांस जो इन्फॉर्मेशन है वो तो टाइम टू टाइम हमने एक इवोल्यूशन के जरिए ही प्राप्त की है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं हेरिडिटी को समझने से पहले। फैक्टर्स क्या होते हैं? तो फैक्टर्स यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कारक, इंग्लिश में इसको कारक बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। फैक्टर्स यहाँ पे करेक्टर्स के लिए वर्ड यूज किया गया है। समथिंग विच स्टेबल पास्ड डाउन अनचेंज्ड। एक ऐसी चीज होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास की जाती है आगे। अनचेंज्ड का मतलब बिना किसी चेंज के। फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग हम बोल सकते हैं कि माता पिता से बच्चों में जो भी गुण जाते हैं उनको फैक्टर्स बोला जाता है। और किसके जरिए जाते हैं? माता पिता से गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, वो फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट से ही आगे नया जीव है वो विकसित होता है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैक्टर्स हैं वही आगे बढ़ते हैं। जीन क्या होते हैं? जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है, अनुवंशिकता की एक इकाई होती है, क्योंकि जितने भी गुण आगे करेक्टर्स आगे जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो इन जीन्स के जरिए ही जाते हैं। कंटेन इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ए पार्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव में कोई भी विशेष गुण है उसको प्रदर्शित करने के पीछे एक जीन का ही हाथ होता है, जिनकी वजह से वो गुण है वो दिखाई देता है। एलील्स क्या होते हैं? जीन्स कोडिंग फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कोई भी दो अलग अलग करेक्टर्स को शो करने के लिए जीन की दो फॉर्म होती हैं, और ये डिफरेंट फॉर्म होती हैं एक ही जीन की, उसको हम एलील बोलते हैं। और ये सिमिलर भी हो सकती हैं दोनों एलील्स, जिसको होमोजाइगोट्स या फिर होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। जैसे इसमें हम जब पढ़ेंगे जो पी प्लांट है, जिसके बारे में मेंडल ने काफी डिस्कवरीज की हैं, तो उसमें जो हाइट का गुण होता है पौधे का, उसके लिए टी वर्ड यूज किया जाता है। और उसी पौधे का एक यदि ड्वार्फ का गुण भी उसके अंदर है, जिसकी वजह से पौधा बोना हो सकता है, तो वो स्मॉल टी होता है। तो हाइट का जो गुण है उसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टी कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो ये जो अल्टरनेट फॉर्म है वो एलील कहलाती हैं। और जब ये इकट्ठी पाई जाती हैं, एक जैसी पाई जाती हैं, तो उसको होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। और जब डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं, जैसे कैपिटल टी एक स्मॉल टी, उसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। ये आगे फर्दर जब हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे जब ज्यादा समझ में आएंगे। अल्फाबेटिक सिंबल बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं यहाँ पे जब क्रॉस वगैरह किए जाएंगे। तो जिसके अंदर जो टी वर्ड है वो टाल प्लांट के लिए यूज किया जाता है, जो पौधा लंबा है उसके लिए टाल करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हम बोल सकते हैं। और स्मॉल टी जो वर्ड है वो ड्वार्फ पौधे के लिए यूज किया जाता है। टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलिल्स ऑफ ईच अदर। एक ही जीन के एलिल होते हैं, ये जीन एक ही है जो कि एक पौधे की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हाइट कम है या ज्यादा है, लेकिन उसकी फॉर्म अलग अलग पाई जाती हैं तो वो गुण भी अलग शो करता है। पेयर्स ऑफ एलिल फॉर हाइट वुड बी। जो हाइट है पौधे का टाल होने का जो गुण है वो इन्हीं कॉम्बिनेशन के द्वारा शो किया जा सकता है, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी जब एक जगह पाए जाते हैं किसी प्लांट में तो उसकी वजह से पौधा ड्वार्फ रह जाता है। ए ट्रू ब्रीडिंग एलिलिक पेयर फॉर हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है? जिसके अंदर हम एक पीढ़ी के ऐसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसे जीवों को पैदा करते रहते हैं जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो होमोजाइगस होने चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार की हेट्रोजाइगस कंडीशन ना हो। तो उससे जो उनकी एक ट्रू लाइन तैयार होती है, एक के बाद एक जो पीढ़ी तैयार होती है, तो उसके अंदर जो कंडीशन है वो केवल होमोजाइगस ही मिलती है, उसको हम ट्रू ब्रीडिंग बोला जाता है। और ट्रू ब्रीडिंग में हम बोल सकते हैं कि दोनों पेरेंट्स हैं वो होमोजाइगस कंडीशन को लिए होते हैं। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट व्हाइल द टाल एंड dwarf आर द फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जो जेनेटिक मेकअप बोलते हैं, जीन किस प्रकार के प्रेजेंट हैं, जीन की किस फॉर्म किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उसको उसका जीनोटाइप होता है। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जीनोटाइप होता है। जबकि बाहर से पौधा कैसा दिखाई देता है, लंबा पौधा है, बोना पौधा है, वो उसका फिनोटाइप कहलाता है। डोमिनेंट फैक्टर ये क्या होते हैं? इन ए पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, मतलब जो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जब भी दो अलग अलग एलील पाए जाते हैं तो उनमें से एक है अपना प्रभाव दिखाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। किसके अंदर? F1 जनरेशन के अंदर, जो फर्स्ट फ्लायल जनरेशन होती है, मतलब जब पेरेंट्स से ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं तो उसको F1 जनरेशन बोला जाता है। जबकि जो रिसेसिव फैक्टर होते हैं उनके अंदर
एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये अपने आप को डजंट एक्सप्रेस, मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये दबाव में आ जाता है किसके, डोमिनेंट फैक्टर के। जैसे एग्जांपल यदि हम डिस्कस करें दोनों को समझने के लिए, जैसे जब भी कैपिटल टी और स्मॉल टी एक जगह पे कंडीशन आती है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था कि टाल प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इस केस में जो पौधा है, हालांकि इसके पास एल दोनों है, एक टाल वाला भी है और एक ड्वार्फ वाला भी है, लेकिन पौधा जो आपको दिखाई देगा बाहर से वो टाल ही दिखाई देगा, ड्वार्फ वाला उसके अंदर कोई भी करेक्टर है वो नहीं मिलेगा, कोई भी गुण उसके अंदर वो नहीं मिलता। इसलिए टाल के लिए जो टी करेक्टर है वो डोमिनेंट होता है, जबकि स्मॉल टी है वो रिसेसिव करेक्टर माना जाता है। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन इन जेनेटिक्स। तो अब हम मेंडल की जो भी भागीदारी थी, जो भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था जेनेटिक्स को समझने के लिए, मेंडल का जो साइंटिस्ट हैं या फिर वैसे बाय प्रोफेशन तो मैथमेटिशियन थे, लेकिन उनकी हॉबी भी थी कि उनको एक्सपेरिमेंट करना बड़ा पसंद था, और वो मटर जो हम खाते हैं, एक गार्डन पी वैरायटी होती है इसकी, उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, और वहाँ से काफ़ी लाभ दिए थे जो हमारे समझ विकसित करते हैं कि किस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। तो सबसे पहले मेंडल के बारे में समझते हैं। तो मेंडल की जो पीक है वो आप देख सकते हैं, और ग्रिगोर मेंडल ड्यूरिंग मिड 19th, जो 19वीं सदी है, खासकर 19वीं सदी के मध्य की बात कर रहे हैं, 1850 के आसपास की बात है। तो ग्रिगोर मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि वो दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाते थे, क्रॉस पोलिनेशन करवाते थे, जिसको हाइब्रिडाइजेशन बोला गया है। और किस चीज के प्लांट थे वो, गार्डन पीज के, फॉर 7 ईयर। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट लगभग 7 साल किए, 1856 से 1863 के टाइम पे। प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन्हीं के बेस पे उन्होंने जीवित प्राणियों में आनुवंशिकता के नियम दिए। 3 नियम हम डिस्कस करेंगे इनके, जो ज्यादा पढ़े जाते हैं। अप्लाइड स्टेटिकली एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक इन बायोलॉजी, और इनकी खास बात क्या थी कि मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने बहुत सारे आंकड़े डिस्कस किए, और मैथमेटिकल जो भी मैथ के लॉजिक हैं, वो फार्मूलेशन है मैथ के, वो बायोलॉजी में पहली बार यूज किए थे। एक्सपेरिमेंट हैड ए लार्ज सैम्पलिंग साइज प्रोवाइडिंग मच डाटा, और इनके जो एक्सपेरिमेंट की और खास बात क्या थी कि ये बहुत ज्यादा सैंपल इकट्ठे करते थे, और उनके बीच में जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो काफी सारा डाटा है वो वहां से इकट्ठा करते थे। प्रूव्ड जर्नल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, और उन्होंने इनहेरिटेंस के रूल को भी प्रूव किया था। हालांकि कोई लिखित प्रूफ नहीं था, लेकिन उन्होंने जस्ट रिजल्ट से ही प्रूफ दिया था कि किस प्रकार से पौधे हैं वो अपने करेक्टर्स हैं वो शो करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इन्वेस्टिगेटेड करेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेड्स, टाल एंड ड्वार्फ प्लांट्स, येलो और ग्रीन सीड्स। तो इन्होंने लगभग 7 प्रकार के करेक्टर्स हैं वो डिस्कस किए थे, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे भी। और इनके जो करेक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर बोला जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। जैसे टाल प्लांट है, दूसरा ड्वार्फ प्लांट है, और जब एक टाल प्लांट और दूसरे ड्वार्फ प्लांट में बीच में पोलिनेशन करवाया गया तो उससे देखा गया कि नेक्स्ट पौधे हैं वो कैसे बनते हैं, टाल बनते हैं, ड्वार्फ बनते हैं। इसी बेस पे इन्होंने डाटा जो है वो इकट्ठा किए थे। इसी प्रकार से सीड है, जो मटर का जो सीड हम देखते हैं, जैसे ग्रीन कलर का तो हम देखते ही हैं, वैसे येलो कलर का भी होता है। और जब येलो कलर्ड वाले सीड के जो प्लांट्स हैं उनका ग्रीन कलर के सीड के प्लांट्स के साथ जब पोलिनेशन करवाएगी तो आगे करेक्टर्स हैं उनको देखा गया। कंडक्टेड आर्टिफिशियल पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। जैसे हमने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स क्या थी, जो पहले भी डिस्कस किया था, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स जिसमें कई पीढ़ियों तक केवल होमोजाइगस करेक्टर को ही स्टडी किया जाता है, और उनके अंदर कोई हेट्रोजाइगस करेक्टर नहीं स्टडी किया, कोई मिक्सिंग नहीं होती उनमें करेक्टर्स की, उसको हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। उनके बीच में इन्होंने क्रॉस पोलिनेशन या फिर आर्टिफिशियल पोलिनेशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही पोलन ग्रेन है वो किसी भी एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट की जो फ्लावर का स्टिग्मा पार्ट है उसके पास पहुंचाता था। और वैसे यदि नेचुरल वे में पोलिनेशन होते हैं तो उसको नेचुरल पोलिनेशन बोलते हैं। यदि मैन मेड पोलिनेशन हम बोल सकते हैं, जिसमें मनुष्य अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अलग टेक्निक यूज करता है, तो ये आर्टिफिशियल पोलिनेशन ही करते थे। रिजल्ट ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स पी प्लांट्स वैरायटीज एज पेयर विच, तो उन्होंने 14 प्रकार की जो वैरायटीज हैं उनको सिलेक्ट किया था मटर की, और उनको जोड़ों में सिलेक्ट किया था।
विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फ्रॉम फॉर वन करेक्टर्स विच कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। एक ट्रेट के साथ जो जोड़े थे उनके अंदर एक ही गुण की डिफरेंस था, एक ही गुण है वो डिफरेंट मिलता था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 7 जो मेन करेक्टर हैं वो स्टडी किए थे उन्होंने, और उनके आगे जो फर्दर यदि हर एक का जोड़ा बनाए तो टोटल 14 प्लांट्स को इन्होंने स्टडी किया था। वो कैसे किया था हम देख सकते हैं स्लाइड में। तो इस तरीके से इन्होंने, जैसे फ्लावर का कलर है ये करेक्टर हम बोल सकते हैं। इसके जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है वो दो हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। जैसे फ्लावर का कलर है वो पर्पल भी हो सकता है, बैंगनी रंग का भी हो सकता है, या फिर व्हाइट कलर भी हो सकता है। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या है कि जब एक पर्पल फ्लावर वाले हम यदि प्लांट का व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो आगे ज्यादा करेक्टर दिखने के वो पर्पल कलर के फ्लावर वाले जो ज्यादा बच्चे हैं वो प्रोड्यूस होने के ज्यादा चांसेस हैं। इसी प्रकार से प्लांट हाइट है, जैसे टाल भी हो सकता है, ड्वार्फ प्लांट भी हो सकता है, शॉर्ट हाइट वाला प्लांट भी हो सकता है। सीड कलर है जो वो येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी। और जो हम ग्रीन पी ज्यादातर यूज करते हैं तो वो एक रिसेसिव ट्रेट ही होता है। जबकि जो सीड का शेप है वो राउंड भी हो सकता है और रिंकल्ड का मतलब जुरीदार भी हो सकता है। पोड मतलब फली होती है, फली का जो कलर है वो ग्रीन डोमिनेंट होता है और येलो रिसेसिव होता है। जबकि सीड का जो कलर है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है, येलो उसमें डोमिनेंट होता है और जबकि ग्रीन रिसेसिव ट्रेट में आता है। इसी प्रकार से जो पोड की शेप है वो इन्फ्लेटेड बिल्कुल समतल भी हो सकती है, और कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड का मतलब है वो कुछ वहां पे अलग अलग उबार या फिर कुछ गड्ढे से हैं वो बने होते हैं, एक जैसी नहीं होती। और जो इन्फ्लेटेड है वो बिल्कुल स्ट्रेट मिलती है और वही डोमिनेंट होती है। फ्लावर पोजीशन एक्जियल या फिर टर्मिनल। टर्मिनल होता है बिल्कुल टिप पे, और एक्जियल क्या होता है, जो प्लांट की जो बिल्कुल टिप वाला रीजन है वहां से नहीं, साइड से ही कोई प्लांट फ्लावर है वो निकला होता है। तो इसमें फ्लावर है जो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होता है। तो ये टोटल यदि हम देखें तो मेन तो 7 करेक्टर ही थे, वो पेयर में स्टडी किए थे, इसलिए इसने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जो जितनी सिलेक्ट की थी पूछ लिया जाता है, 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस है वो सिलेक्ट की थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने मेनली दो टाइप के क्रॉस किए थे, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम देखते हैं क्या होता है। तो ये एक प्रकार का क्रॉस पोलिनेशन है जिसके अंदर व्हेन ओनली वन करेक्टर इज कंसिडर्ड, कंसिडर्ड मतलब जिसमें हम केवल एक ही करेक्टर को स्टडी करते हैं जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, देन सच ए क्रॉस इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जो रेशियो है जब ये क्रॉस किया गया, रेशियो ऑफ करेक्टर्स अराइजिंग आउट ऑफ दिस क्रॉस एट F2 जनरेशन, F2 मतलब जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं वो उसको F1 जनरेशन बोलते हैं, और F1 से आगे जब ऑफस्प्रिंग तैयार किए जाते हैं तो उनको F2 जनरेशन बोला जाता है। तो जो क्रॉस हैं वो दो पीढ़ियों तक करवाए गए थे मेंडल के द्वारा, इसलिए पहली पीढ़ी को F1 बोला जाता है और सेकंड वाली पीढ़ी को F2 फ्लाइल जनरेशन भी बोलते हैं। और जो रेशियो तैयार किए गए थे उनको क्या बोला गया है, मोनो हाइब्रिड रेशियो। और दो रेशियो यहाँ पे स्टडी किए गए थे। जैसे एग्जांपल है, इफ ए टाल प्लांट कैपिटल टी इज क्रॉस्ड, मतलब क्रॉस पोलिनेटेड करवाया गया किसके साथ, ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी के साथ, तो हमको जो उसका फिनोटिपिक रेशियो है, आगे जो बच्चे मिलते हैं वो 3 हमको टाल प्लांट मिलेंगे। यदि टोटल 4 प्लांट है तो 3 टाल प्लांट है और एक उसमें से ड्वार्फ, मतलब जो 75% है मैक्सिमम नंबर है वो टाल प्लांट का ही मिलता है, और 25% कहीं ना कहीं हमको क्या मिलते हैं, शॉर्ट प्लांट या फिर ड्वार्फ प्लांट हम बोल सकते हैं। कब, जब F2 जनरेशन होता है तब की बात है। जबकि F1 जनरेशन में तो सारे हमको जो हाइट वाले प्लांट है, टाल प्लांट है, वही मिलते हैं। तो हम रेशियो बोल सकते हैं जो मोनो हाइब्रिड रेशियो होता है, खासकर जो फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि बाहर से देख के हम करेक्टर को बता सकते हैं ये तो 3:1 होता है, जबकि जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। हेयर द हाइट ऑफ द प्लांट इज कंसिडर्ड एट ए टाइम। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में केवल हम हाइट का जो करेक्टर है वही स्टडी कर रहे हैं इस क्रॉस के अंदर, इसलिए इसको मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड का मतलब मिक्सिंग करवाना या फिर हाइब्रिडाइजेशन करवाना। जिस क्रॉस में एक सिंगल करेक्टर की हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। तो हम डायग्राम से समझते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, ये प्योर टाल प्लांट लिया हमने कैपिटल टी, और यहाँ पे प्योर शॉर्ट प्लांट लिया है स्मॉल टी। जब F1 जनरेशन देखी गई है तो इसकी सारे के सारे जो प्लांट हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिलते हैं, लेकिन सारे टाल मिलते हैं। तो यहाँ पे एक लॉ ऑफ डोमिनेंस है मेंडल का, वो हम समझ सकते हैं कि जिसके अंदर एक करेक्टर है वो अपने आप को
एक्सप्रेस करता है, जैसे कैपिटल टी है वो अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ F1 जनरेशन में, जबकि जो स्मॉल टी है वो प्रेजेंट जरूर है हर प्लांट में लेकिन अपने प्रभाव को नहीं दिखा रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि यदि इंटरमीडिएट कंडीशन है तो वो मीडियम कंडीशन बननी चाहिए थी, ना पौधा ज्यादा लंबा होना चाहिए था ना छोटा होना चाहिए था, मीडियम कंडीशन में आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे पौधे की हाइट में कोई फर्क नहीं आता है, चाहे कंडीशन मिक्स ही क्यों ना हो। जबकि आगे सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब जब हम एक F1 जनरेशन की प्लांट के सेल पोलिनेशन करवाते हैं तो उनके साथ में जो आगे प्लांट मिलते हैं तो उसमें 3 टाल प्लांट मिलते हैं और 1 द्वार प्लांट मिलता है, तो इसलिए बोला गया था 3:1 यहाँ पे प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं F2 जनरेशन के अंदर। और इसी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है तो उसमें जो हम दिखा सकते हैं कि जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स के फिनोटाइप हैं टाल एंड द्वार प्लांट और इसके जीनोटाइप लिखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे गैमेट बनते हैं जो कैपिटल टी, क्योंकि इसमें से एक ही प्रकार का गैमेट है तो इसलिए एक ही दिखाया गया है, और इसमें भी एक ही प्रकार का गैमेट बनता है तो स्मॉल टी। जब इनका फ्यूजन होता है जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों गैमेट हैं वो मिलते हैं तो हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलती है और ये टाल प्लांट होता है। जबकि उसके बाद सेल्फिंग करवाई जाती है एक कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में, तो वहां पे हम देख सकते हैं 2 अलग अलग गैमेट बनते हैं दोनों साइड में, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये पुनेट स्क्वायर होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अच्छे ढंग से जो करेक्टर्स हैं ये देखने के लिए कि भाई F2 F1 जनरेशन में क्या रेशो आए हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो एक साइड में हम लेते हैं इसमें मेल के गैमेट्स और एक साइड में फीमेल के गैमेट हैं, उसके बाद हम जस्ट क्या करते हैं इसको बॉक्सेज को फिल करते हैं, जैसे कैपिटल टी यहाँ से लिया, कैपिटल टी यहाँ से, तो एक तो जो हमारा प्लांट मिलेगा वो कैपिटल टी होमोजाइगस टाल बोल सकते हैं। उसके बाद 2 मिलते हैं हेट्रोजाइगस टाल और एक मिलता है स्मॉल टी होमोजाइगस द्वारफ प्लांट। तो यहाँ से हम फिनोटिपिक जो रेशियो 3:1 बोल सकते हैं, 3 टाल हैं और 1 द्वारफ है। और जीनोटिपिक रेशियो जैसे डिस्कस किया था 1:2:1। ये कैसे बना है, क्योंकि एक टाइप के जो प्लांट हैं वो कैपिटल टी एक ही बना हुआ है, जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बने हुए हैं और एक क्या बना हुआ है स्मॉल टी। वो अलग बात है कि इन दोनों की तीनों की वजह से जो करेक्टर है वो टाल ही शो किया जाएगा फिनोटिपिकली हम देखें तो, लेकिन जीनोटाइप इनके सबके अलग अलग हैं 2 को छोड़ के, तो उनको क्या बोलेंगे हम 1:2:1। तो 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन की बात की गई है, यहाँ पे F1 जनरेशन में तो रेशियो 1 ही रहेगा क्योंकि एक ही टाइप के प्लांट हैं, लेकिन जो F2 जनरेशन है उसका जीनोटिपिक रेशियो जो आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो 1:2:1 आता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो मेंडल ने जो दूसरे टाइप के क्रॉस किए थे उनको डाईहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है, जिसके अंदर जब 2 करेक्टर्स व्हेन द 2 करेक्टर्स आर कंसिडर्ड, जहां पे 2 करेक्टर एक साथ स्टडी किए जाते हैं, जब हम किसी भी 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में 2 प्लांट के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। डाई मतलब 2, जिसमें 2 करेक्टर हम स्टडी करते हैं। द रेशियो ऑफ द करेक्टर्स, जो F2 जनरेशन में जब हम रेशियो देखते हैं कि किस प्रकार के प्लांट कितने बने हैं और उस रेशियो को हम डाईहाइब्रिड रेशियो बोलते हैं, जैसे मोनोहाइब्रिड रेशियो होता है ऐसे डाईहाइब्रिड रेशियो। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे कि एक प्लांट हमने लिया है जिसके अंदर राउंड एंड येलो पी है, सीड बोल सकते हैं, जिसके अंदर एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर जो सीड है वो राउंड और येलो, 2 करेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं, एक कलर है उसका येलो और एक उसकी शेप है। और दूसरा जो प्लांट लिया है उसके जो सीड है वो रिंकल्ड जुर्रीदार है और साथ में ग्रीन पी हैं, दोनों ये रिसेसिव करेक्टर हैं, जबकि जो पहले वाले 2 करेक्टर हैं वो क्या हैं डोमिनेंट करेक्टर्स हैं। तो जो F1 जनरेशन जब बनती है इनसे फर्स्ट जनरेशन बनेगी तो वो एक जैसे ही सीड पैदा करने वाले प्लांट मिलेंगे जिसके अंदर राउंड और ग्रीन सीड हैं वो बनेंगे। ऑन क्रॉसिंग द सेम फॉर द F1 जनरेशन, यदि हम F2 जनरेशन में सेल्फिंग करवाते हैं, सेल पोलिनेशन करवाते हैं, तो वहां से एक जो नया रेशियो है वो मिलेगा जो 9:3:3:1, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे कि कैसे आता है। दस द 9:3:3:1 है जो वो डाईहाइब्रिड रेशियो है वो कहलाता है। तो हम क्रॉस से समझते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये होमोजाइगस कंडीशन है जिसमें जो कलर है उसके लिए वाई वर्ड यूज किया गया येलो, और येलो हमको पता है जो करेक्टर्स हैं वो पेयर में पाए जाते हैं और जब गैमेट बनते हैं वो सिंगल सिंगल रह जाते हैं, जैसे कैपिटल वाई और कैपिटल आर वर्ड है वो राउंड के लिए वर्ड यूज किया गया है और इसी के शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं, जैसे हमने यहाँ पे हम जी वर्ड यूज नहीं करेंगे, जी यूज करेंगे तो वहां पे कन्फ्यूजन थोड़ा बढ़ जाती है, इसलिए जो ग्रीन कलर है उसके लिए हम स्मॉल वाई वर्ड यूज करते हैं, जबकि राउंड
का जो स्मॉल वर्ड होता है वो स्मॉल आर है, वो रिंकल्ड के लिए यूज किया गया है। तो येलो राउंड पेरेंट्स एक पेरेंट लिया है और ग्रीन रिंकल्ड दूसरा पेरेंट लिया है। जब इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई जाती है तो जो गैमेट्स बनते हैं, तो इनमें एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे। वाई दोनों एक जैसे हैं तो एक वाई ले लेंगे, और आर है दोनों एक जैसे हैं तो वहां से भी एक आर है, वो कैपिटल आर उठा लिया जाएगा। यहाँ से एक जैसे वाई है, स्मॉल वाई एक वाई ले लिया जाएगा, और जबकि स्मॉल आर से एक आर लिया जाता है। F1 जनरेशन जो बनती है वहां पे भी येलो और राउंड सीड ही है, वो ही बनेंगे, लेकिन वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो वाई है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये होमोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि इन दोनों जगह पे करेक्टर्स हैं वो एक जैसे ही हैं, एलील एक जैसा हम बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही F1 जनरेशन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पोलिनेशन करवाई जाती है, तो इसमें जो गैमेट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के बनेंगे। यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में, इससे 4 प्रकार के गैमेट बन सकते हैं, और ये 4 प्रकार के गैमेट एक प्लांट से आएंगे, 4 ही प्रकार के गैमेट दूसरे प्लांट से आ सकते हैं। और जब हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ हो सकता है, तो ये चारों के 4 गैमेट्स हैं, वो इन चारों के साथ, जैसे ये एक गैमेट है वो इन चारों के साथ पोलिनेशन कर सकता है, वो या फ्यूजन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, और दूसरे वाला भी वो 4 के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे। और 16 कॉम्बिनेशन को जैसे हम इसी तरीके से पुनेट स्क्वायर बोलते हैं इसको, वो बिल्कुल आसान तरीका हो जाता है जिसमें हम करेक्टर को एक जगह लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन देखेंगे, एक जगह पे कैपिटल वाई कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर है, यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर है, और यहाँ पे वाई आर और दोनों स्मॉल हैं। तो एक चीज यहाँ से एक और समझ सकते हैं कि जिससे ये F1 जनरेशन बनी है जिन 2 गैमेट से, आगे ये उनसे भी अलग गैमेट्स हैं वो पैदा कर सकते हैं। जैसे बना किससे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई से, और स्मॉल वाई और स्मॉल आर से। लेकिन इसके अलावा कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर तो ये पैदा करता ही है गैमेट्स, लेकिन इसके अलावा 2 नए कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं। इससे हमको ये पता लगता है कि जब गैमेट्स एक बार एक साथ आ जाते हैं किसी भी पीढ़ी के अंदर, वो आगे जब दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो वो अपने हिसाब से ही जाते हैं, इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि वह जैसे कैपिटल वाई आर के साथ आया है तो वो आगे कैपिटल वाई कैपिटल आर एक साथ ही आगे बढ़ेंगे, वो कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी आगे बढ़ सकता है। इसी प्रकार से जो कैपिटल आर है वो स्मॉल वाई के साथ भी आगे है गैमेट्स बना सकता है। तो इसी प्रकार से 4 प्रकार के जो गैमेट्स बनते हैं, नए कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलते हैं, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कहलाता है मेंडल का। और जब ये गैमेट्स बनते टाइम, जब ये गैमेट्स बने हैं यहाँ पे 4, तो इससे जो पहले गैमेट्स एक साथ में थे लेकिन ये अलग अलग हो जाते हैं तो उसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। और यहाँ से हम समझ सकते हैं जो कॉम्बिनेशन बने हैं, यहाँ पे जो टोटल 16 में से 9 कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं। हम देख सकते हैं जो एक इस तरीके से इस लाइन से जो एरो जो आपको दिखाई दे रही है, एक ट्रायंगल जो बड़ी ट्रायंगल बनी हुई है, और इस पे इस ट्रायंगल में जितने भी हमारे प्लांट आएंगे वो सारे क्या हैं, येलो एंड राउंड हैं। हो सकता है उसमें काफ़ी हेट्रोजाइगस कंडीशन भी हो, लेकिन हमारे पास जो करेक्टर हैं वो एक जैसे मिलेंगे यहाँ पे बाहर से देखने से, फिनोटिपिक रेशियो से। तो 9 ऐसे प्लांट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 प्लांट ऐसे हैं जो कि राउंड एंड येलो सीड वाले प्लांट हैं वो बनेंगे। और उसके बाद 3 हम ऐसे प्लांट दे सकते हैं जो येलो कलर में है लेकिन रिंकल्ड शेप है, शेप थोड़ी सी डिफरेंट है इन 3 प्लांट्स की, जो छोटी ट्रायंगल इनके नीचे बनी हुई है। तो एक 3 प्लांट एक टाइप के बनेंगे जो कि येलो एंड रिंकल्ड सीड है वो पैदा करते हैं, जबकि आगे ग्रीन एंड येलो ग्रीन एंड राउंड सीड है वो भी 3 बनते हैं, और एक येलो ये ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड है वो बनता है। तो 9:3:3:1 इस प्रकार से ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो होता है। लेकिन यदि हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो काफ़ी लेंथी चला जाता है इसमें, क्योंकि यदि हम एक प्रकार का कॉम्बिनेशन को एक मान के चलें तो इसमें ऐसे कॉम्बिनेशन हैं 4 जो सारे डिफरेंट डिफरेंट आए हुए हैं। जैसे इस लाइन पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे हम बात करें, मिडल लाइन है जो इसकी, उस पे सारे एक एक टाइप के हैं जो कॉम्बिनेशन है वो मिलेंगे। तो 1:1:1:1 बोल सकते हैं। उसके बाद 2 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये 2 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो एक बार मतलब 2 बार आए हुए हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार से ये वाला कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन है ये भी 2 बार आया हुआ है। और इस लाइन पे जो बीचों बीच जो लाइन गई हुई है इस पे एक जैसे जो कॉम्बिनेशन है वो 4 बार आए हुए हैं। इसी प्रकार से ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन एक जैसा है,
और यहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन भी एक जैसा है। तो बीच वाली जो मिडल लाइन थी इस पे सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग थे, जिसकी वजह से 1:1:1:1 था। उसके बाद हमने 4 ऐसे पेयर देखे हैं जो एक जैसे हैं, जिसकी वजह से 2:2:2:2 आता है। और इसी प्रकार से 4 ऐसे प्लांट देखे हैं जिनके कॉम्बिनेशन एक जैसे हैं, जिसकी वजह से 4 रेशो रहता है। तो लेंथी रेशो होता है ये, जिसको हम 1:2:1:4:2:1:1 121, 242 और 121 से भी याद रख सकते हैं। 4 1 एक साथ और 4 2 एक साथ और लास्ट में 4 से भी हम याद रख सकते हैं। ये जीनोटिपिक रेशो होता है जो F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल है उसने स्टडी किया था। नेक्स्ट है लॉज ऑफ मेंडल। तो जो भी मेंडल ने डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉसेज किए थे पी प्लांट के अंदर, तो वहां से उन्होंने 3 ला दिए थे अपने, जो भी टोटल कंक्लूजन था, जो भी निष्कर्ष निकला था एक्सपेरिमेंट का उनसे। तो सबसे पहले जो ला था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ए जीन हैज 2 contrasting alleles and one always express itself in the organism। किसी भी जीन के पास 2 फॉर्म होती हैं उसकी एक्सप्रेस करने की। जैसे हमने हाइट के करेक्टर में देखा था कि एक जो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, उन दोनों एलिल की वजह से ही हाइट है प्लांट की वो डिसाइड की जाती है। और जिसमें से एक जो एलिल है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है किसी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, और इसको हम डोमिनेंट एलिल बोलते हैं या डोमिनेंट जीन भी बोल सकते हैं। जबकि दूसरा जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता उसको रिसेसिव एलिल बोलते हैं। एंड इट एक्सप्रेस इन एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये किसी भी एक कॉम्बिनेशन के अंदर, खासकर हेट्रोजाइगस कंडीशन में, अपने आप को प्रभाव है जो वो शो करता है, इसलिए इसको डोमिनेंट एलिल बोलते हैं। और एक का डोमिनेंट पाया जाना दूसरे का रिसेसिव कंडीशन में पाया जाना ही लॉ ऑफ डोमिनेंस को साबित करता है। जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके अंदर क्या कहा गया है कि जब भी गैमेट बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जब भी होना होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उस टाइम पे जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर जीन का, जैसे पेयरिंग में क्रोमोसोम पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम, या फिर हम जैसे बोलते हैं ह्यूमन में 23 पेयर्स पाए जाते हैं, तो ये पेयर है वो सेपरेट हो जाते हैं। और आगे जब भी नेक्स्ट जनरेशन में इनको जाना होता है जीन्स को, तो ये सेपरेटेड फॉर्म में जाते हैं विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ एलएल। और इनमें एलएल का कोई मिक्सअप नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 2 करैक्टर मिक्स होके कोई थर्ड करैक्टर है वो बनाएंगे। तो जो एलएल है वो अपना एक आइडेंटिटी है उसको बनाए रखते हैं, अपनी अपनी पहचान है वो उनके अंदर स्टोर रहती है। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया है, जिसके अंदर जब भी नए कॉम्बिनेशन बनते हैं गैमेट्स के, खासकर F1 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने देखा था, जिसमें ट्रेड्स कैन सेग्रीगेट का मतलब सेपरेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली का मतलब बिना इस चीज पे निर्भर किए कि वो किसके साथ आए थे F1 जनरेशन में, ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट्स बनने होते हैं उस केस में वो इंडिपेंडेंटली आगे जनरेशन है उनके अंदर बढ़ते हैं। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है। उसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी। जो ह्यूमन होते हैं इनके अंदर जो बेबी का सेक्स है कि भाई मेल है फीमेल है, वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है वो हम देखते हैं। क्रोमोसोम पैटर्न इन ह्यूमन फीमेल इज XX। जो ह्यूमन फीमेल है उनके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम मिलते हैं, जिसके अंदर 44 क्रोमोसोम तो ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं। जो एक्स्ट्रा 2 क्रोमोसोम होते हैं वो XX पाए जाते हैं फीमेल में, और मेल के अंदर XY क्रोमोसोम है वो मिलते हैं। ऑल हैप्लॉइड गैमेट्स ओवा प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल। फीमेल के द्वारा जितने भी एग प्रोड्यूस होते हैं, जो फीमेल गैमेट होता है वो हैप्लॉइड होता है, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम ही होते हैं, जिसके अंदर सारे जितने भी ओम होते हैं उनके पास केवल X क्रोमोसोम ही आता है। जबकि मेल के अंदर जितने गैमेट्स जितने स्पर्म प्रोड्यूस होंगे उनकी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आधे के पास X क्रोमोसोम चले जाए और आधे के पास Y क्रोमोसोम, क्योंकि मेल के अंदर 2 टाइप के क्रोमोसोम मिलते हैं। 50% ऑफ स्पर्म कैरी X क्रोमोसोम व्हिल अदर 50% कैरी Y क्रोमोसोम। तो वही बात है, 50% स्पर्म्स के पास X क्रोमोसोम होते हैं, जबकि 50% के पास Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर फ्यूजन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होएगी, मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं, तो जाइगोट के पास XX क्रोमोसोम भी हो सकता है और XY क्रोमोसोम भी मिल सकता है।
और ये किस पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का स्पर्म है वो आ रहा है। यदि मेल से एक्स टाइप का क्रोमोसोम है तो एक्स एक्स कंडीशन मिलेगी, यदि वाई टाइप का क्रोमोसोम है तो स्पर्म के पास तो वो एक्स वाई टाइप की कंडीशन है जायगोट के अंदर बनाता है। तो एक्स एक्स जब जायगोट बन जाता है तो वो आगे फीमेल बेबी में डेवलप होता है, जबकि एक्स वाई कंडीशन है वो आगे मेल है, ये बॉय बेबी बॉय हम बोल सकते हैं, तो वो डेवलप होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन है, मतलब बेबी गर्ल है या बॉय है, उसके लिए फादर टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है, मदर का उसके अंदर कोई रोल नहीं होता। फिर भी कुछ इलिटरेट पीपल ऐसे होते हैं जो कि इसके लिए फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। और साइंस है जो इस जो मिथ को हम बोल सकते हैं वो दूर भी करता है। उसके बाद है हम डायग्राम से एक व्यू लेते हैं इसका। जैसे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो ओवरी है, जो ओवम प्रोड्यूस करती है, तो फीमेल के अंदर हर एक सेल में एक्स एक्स टाइप के क्रोमोसोम होते हैं जिनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जबकि मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। फीमेल है वो ओवम है जो एक्स एक्स टाइप के ही ओवम प्रोड्यूस करता है, जबकि मेल है वो स्पर्म है जो वो एक्स और वाई दोनों टाइप के हो सकते हैं। जब एक्स टाइप का क्रोमोसोम लिया हुआ स्पर्म ओवम के साथ आके फ्यूज करता है तो एक्स एक्स टाइप का कॉम्बिनेशन वाला जायगोट बनता है और इससे फीमेल जो बेबी है वो डेवलप होती है। और यदि वाई टाइप का क्रोमोसोम लिया हुआ स्पर्म है वो एक्स टाइप के क्रोमोसोम के साथ आके फर्टिलाइज करता है तो उससे एक्स वाई टाइप की कंडीशन है जायगोट में भी मिलेगी, जिससे वो बेबी बॉय के अंदर है जो जायगोट है वो डेवलप होता है। इवोल्यूशन, सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल इरिवर्सिबल चेंजेस। सीक्वेंस मतलब एक सीरीज के बाद होने वाले इवेंट्स को हम बोलते हैं सीक्वेंस। ग्रेजुअल का मतलब जो धीरे धीरे होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब एक बार यदि कोई चीज हो जाती है तो वो वापस बैकवर्ड जो कोई भी जिस भी चीज से वो बनी है वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। चेंजेस का मतलब बदलाव। तो इवोल्यूशन क्या होता है, ऐसे इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ऐसे इरिवर्सिबल बदलाव होते हैं जो आराम आराम से होते हैं और एक सीरीज में होते हैं। पहले बदलाव थोड़ा होएगा, उसके बाद आराम आराम से वो बदलाव है वो बढ़ते रहते हैं। टुक प्लेस इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म न्यू प्रेजेंट डे स्पीसीज। आज जितने भी हम बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु देख पाते हैं वो ऐसे के ऐसे कभी धरती पे नहीं थे, वो आराम आराम से बने हैं। और वो कैसे बने हैं, जो पुराने टाइप के ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर बदलाव आते गए और इस बदलाव में लाखों सालों का टाइम लग गया। और उसी की वजह से ही आज हम जितनी भी बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स प्लांट्स हम देख पाते हैं, वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन की ही देन है। तो इवोल्यूशन एक प्रकार का हम अपग्रेडेशन बोल सकते हैं, अपडेशन बोल सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन शुरुआत में जो आते थे, वो जो लैंडलाइन मोबाइल होते थे तो उनके अंदर वायरिंग वगैरह भी होती थी। और लेकिन आज हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जैसे अपडेट आया है। इसी प्रकार से पहले ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते थे, बहुत सारे जो उनके काम हैं प्रोसेसेस हैं उनकी वो बहुत आराम आराम से होती थी। लेकिन आज हम देख सकते हैं एडवांसमेंट हर ऑर्गेनिज्म में आती गई है। और जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, वो तो सबसे ज़्यादा एडवांस एनिमल्स में आते हैं। और उनके अंदर जो हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते हैं, जो हमने डिस्कस भी किया था, तो उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी अपडेशन है जो दूसरे जीवों में बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो उसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। वेरिएशन दैट रिजल्टेड इन इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो जो विभिन्नताएं आती हैं एक जीव में, तो उसी की वजह से नई जो प्रजातियां हैं वो विकसित होती हैं। अकर्ड बेसिकली ड्यू टू एरर इन डीएनए कोपिंग एज वेल एज ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वेरिएशन हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उनमें वेरिएशन आती रहती है, क्योंकि दो पेरेंट्स से जो नया जीव विकसित होता है तो दोनों का एक मिक्स, एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म आगे डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं। और ये चेंजेस डीएनए जब कॉपी होता है, जब गैमेट बनते हैं, स्पर्म एंड ओवम बनते हैं, तो उस टाइम पे डीएनए की भी कॉपी होना बड़ा जरूरी होता है। और जब डीएनए कॉपी होता है, रेप्लिकेट भी बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, उसके अंदर काफी सारे एरर आ जाते हैं और उन एरर की वजह से कुछ गलतियां खामियां आ जाती हैं। उसकी वजह से भी इवोल्यूशन या जो वेरिएशंस हैं वो आती हैं। और जब बहुत सारी वेरिएशन इकट्ठी होती हैं तो उसी से इवोल्यूशन है वो आगे बनता रहता है। एन इलस्ट्रेशन टू शो वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन। किसी भी जनसंख्या में विभिन्नता को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और एक एग्जाम्पल को तीन तरीकों से, तीन अलग अलग कंडीशन के माध्यम से समझाया गया है। उसमें सबसे पहले किस पे है ये एग्जाम्पल,
ए ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल लिव इन ग्रीन बुशेज। 12 लाल रंग के बीटल्स मतलब एक प्रकार के कीट पतंगे हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? हरी झाड़ियों में। और वो क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस सेक्सुअली सो आर लाइकली टू डेवलप वेरिएशन। और इससे क्या है कि उनके अंदर जो वेरिएशंस हैं वो विकसित हो रही हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से। और इसमें हम कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ संभावनाएं हैं, वो देखते हैं। सबसे पहली जो सिचुएशन है इसमें क्या था? क्रोज ईट दीज बीटल्स एज दे कैन इजिली पिक अप रेड वंस इन द ग्रीन बुशीज। हरी झाड़ियों में जो लाल रंग की बीटल्स हैं वो कौवे ने आसानी से देख ली, और जिसकी वजह से कौवा उन सारे बीटल्स को खा जाता है। देयर इज ए कलर वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जैसे ये लगातार होती गई प्रोसेस, तो इसके बाद क्या हुआ कि कुछ कलर चेंज होने स्टार्ट हो गए बीटल्स के अंदर। रिप्रोडक्शन के माध्यम से वेरिएशन आई, उनकी वजह से उनका जो कलर है वो ग्रीन कलर की बीटल्स हैं वो भी बननी शुरू होगी। वैसे तो रेड कलर की बीटल थी पहले, लेकिन इसमें से कुछ बीटल्स ऐसी थी जो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। इट रिप्रोड्यूस एंड इट्स पॉपुलेशन इंक्रीजेज। और जिसकी वजह से ये आगे जो ग्रीन बीटल्स थी, हरे रंग के जो कीट थे, लाल से जो हरे रंग के बने हैं, तो वो आगे रिप्रोडक्शन करते गए और उनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ती गई। क्रोज आर नॉट एबल टू सी ग्रीन बीटल्स। जैसे हरी झाड़ियों में यदि हरे बीटल्स हैं, हरे कीट हैं, तो उनको कौवा इतना आसानी से नहीं देख पाता है, जिसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती रहती है, क्योंकि कौवा उनको खा नहीं पाता है, देख ही नहीं पाएगा। तो बट दैट ऑफ द रेड बीटल्स डिक्रीजेज, जिसकी वजह से जो लाल रंग की बीटल्स थी वो लगातार खत्म होती चली जाएंगी, क्योंकि कौवा उनको खाता रहता है। दिस टाइप ऑफ वेरिएशन गिव्स ए सर्वाइवल एडवांटेज। और इस प्रकार की जो विभिन्नता आई है, इससे क्या हुआ है? बीटल्स को जिंदा रहने का जो मौका है वो मिल जाता है। और इसी प्रोसेस को हम नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचर के अंदर जो कौवे रहते हैं, कौवों को अपने खाने के लिए, शिकार के लिए बीटल्स को चाहिए होता है। और बीटल्स यदि उनको आसानी से दिख जाती हैं उड़ते हुए, तो उनको आसानी से खा लेते हैं। तो रेड बीटल्स यदि ग्रीन बुशेज के अंदर मिलेंगी तो वो आसानी से उनका शिकार बन जाती हैं, जबकि ग्रीन यदि बीटल्स हैं तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कौवों को दिखाई दें, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाती हैं। तो नेचर चाहती है कि यदि बीटल्स को सर्वाइव करना है तो वो ग्रीन कलर का उनको अपना रंग है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनमें वेरिएशन आनी स्टार्ट हुई। और जो बीटल्स अपने रंग में परिवर्तन कर पाई वो सर्वाइव कर रहती हैं। लेकिन यदि जो बीटल्स हैं अपने रंग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं, वो कन्वर्ट नहीं कर पाती हैं, तो इसकी वजह से वो कौवों का शिकार बन जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसमें नेचर सेलेक्ट करती है कि किस ऑर्गेनिज्म को जीवित रहना है, किसको नहीं। तो एक नेचुरल सिलेक्शन का ही ये हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल है। जो सेकंड सिचुएशन है इसके अंदर, ड्यू टू कलर वेरिएशन फ्यू ब्लू बीटल्स अपीयर फॉर्मिंग द ब्लू पॉपुलेशन। वैसे शुरुआत में रेड बीटल्स ही थी, 12 रेड बीटल थी, उनमें से क्या हुआ कि कुछ बीटल्स हैं वो अपने रंग है उसको चेंज कर गई और वो ब्लू कलर की कन्वर्ट हो गई। क्रोज कैन सी बोथ रेड एंड ब्लू बीटल एंड ईट देम। और यहाँ से कौवे ने तो दोनों बीटल्स हैं वो दिखेंगे ही, इसलिए कौवे के हिसाब से तो देखें तो वो दोनों बीटल्स ही खत्म होने की कगार पे जाएंगी, क्योंकि आराम आराम से कौवा उन दोनों टाइप की बीटल्स को खा सकता है। इनिशियली देयर आर मोर ऑफ रेड बीटल्स एंड लेस ऑफ ब्लू बीटल्स। शुरुआत में तो क्या कंडीशन थी कि ज्यादा रेड बीटल्स थी लेकिन ब्लू बीटल्स कम थी। देयर इज ए सडन कैलामिटी, एन एलिफेंट किल्स रेड बीटल्स बाय स्टम्पिंग ऑन बुश, ब्लू बीटल्स सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर। तो कुछ एक रैंडम फिनोमेना बोल सकते हैं कि जिसका कोई कंफर्म नहीं था। क्या हुआ कि एक हाथी उस रास्ते से गुजर रहा था और उस हाथी के पाँव के नीचे जो सारी रेड बीटल्स हैं वो आगे मर गई, और जो ब्लू बीटल्स हैं वो वहां पे सरवाइव कर जाती हैं, वो बच जाती हैं। बस एक एक एक्सीडेंटल फिनोमिना है, बाय लक हम बोल सकते हैं कि एक अच्छे भाग्य की वजह से ब्लू बीटल बच जाती हैं और दुर्भाग्यवश जो रेड बीटल्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। इन दिस केस देयर इज नो सर्वाइवल एडवांटेज। यहाँ पे किसी प्रकार का उनको सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था। बस जो एक डाइवर्सिटी, आगे जितनी ब्लू बीटल्स आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो सारी की सारी ब्लू के अंदर कन्वर्ट होती चली जाएंगी, वहां पे कोई रेड बीटल्स नहीं बचेगी। हालांकि वेरिएशन यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें कोई सर्वाइवल एडवांटेज हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कौवे के हिसाब से देखें तो वो दोनों बीटल्स को खा सकता है। लेकिन एलिफेंट क्या था, एक रैंडम प्रोसेस थी, बस वो एक अपने रास्ते से गुजरा था, तो एक बाई चांस होने वाली प्रोसेस है। वेरिएशन यहाँ पे भी आती है, डाइवर्सिटी विदाउट एनी अडेप्टेशन। यहाँ पे कोई भी प्रकार का
जीव को अनुकूलित अवस्था में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक रैंडमली वो अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाता रहता है। तो इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। यह भी एक इवोल्यूशन बनने का कारण होता है, जिसके अंदर कुछ स्पेशल प्रकार की पॉपुलेशन है, जैसे रेड कलर की जो बीटल्स हैं वो ब्लू कलर की बीटल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। किसकी वजह से? एक रैंडम फिनोमिना की वजह से। उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट हम बोला जाता है। इवोल्यूशन का ये भी एक कारण होता है। थर्ड सिचुएशन में क्या है? एज द पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे बीटल्स की जनसंख्या है वो बढ़ती रहती है, द बुशेज सफर फ्रॉम ए डिजीज। तो इस कंडीशन में माना गया है कि जो झाड़ियों में एक बीमारी आ जाती है, जिसकी वजह से जो फूड है बीटल्स के लिए वो कम होता रहता है, पत्ते कम बनेंगे बीमारी की वजह से, सही ढंग से जो झाड़ियां हैं वो पनपेंगी नहीं, जिसकी वजह से वहां पे फूड की कमी है वो हो जाती है बीटल्स के लिए। और बीटल्स को ज़्यादा खाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से साइज है जो बीटल्स का वो भी कम होता चला जाता है। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद प्लांट डिजीज है वो खत्म हो जाती है, नॉर्मल हो जाता है प्लांट और एना फूड। और यदि प्लांट की वो बीमारी वो खत्म होगी तो इससे पत्ते वगैरह है वो सही ढंग से डेवलप होंगे और बीटल्स के लिए वहाँ पे अच्छा खासा खाना है वो मौजूद हो जाएगा वापिस, जिसकी वजह से जो बीटल्स हैं वो नॉर्मल साइज में अपने साइज को गेन कर लेती हैं। और हालांकि यहाँ पे भी कुछ टाइम तक जो बीटल्स हैं उनके साइज छोटे रहते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम के बाद साइज वो इंक्रीज कर लेते हैं। लेकिन इससे हम ये नहीं बोल सकते कि आगे आने वाली जो पॉपुलेशन है, जैसे छोटे साइज की जो बीटल्स हैं यदि वो रिप्रोडक्शन करती हैं तो छोटे साइज के ही इंडिविजुअल पैदा करेंगी, ऐसा कोई वहाँ पे कन्फर्म नहीं होता है। तो ये जो चेंज होते हैं ये इनहेरिटेड हम नहीं बोल सकते कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। थर्ड सिचुएशन वाले की बात कर रहे हैं हम ओनली। जबकि जो ऊपर ग्रीन बीटल्स थी और जो ब्लू बीटल्स थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संख्या बढ़ाती रहती है, उनका रंग वो कन्फर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो उनका साइज है वो फिक्स नहीं होता, वो अगली जनरेशन में फिर नॉर्मल साइज के ऑफस्प्रिंग है वो पैदा कर सकती हैं। तो हम थर्ड सिचुएशन को इवोल्यूशन नहीं बोल सकते। इवोल्यूशन यदि हमने समझना है कि किस प्रकार से एक चेंजेस आते हैं जीवित किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो हम नेचुरल सिलेक्शन और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने डिस्कस किया था सेकंड सिचुएशन में, तो उसके बेस पे ही इवोल्यूशन होते हैं। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे एक जगह पे ये 12 रेड बीटल्स थी, पहली कंडीशन ऊपर है कौवों वाली, तो देख सकते हैं हम बहुत सारे यहाँ पे पक्षी बैठे हुए हैं और एक चेंज की वजह से एक जो ग्रीन है बीटल वो अपना जो रेड से ग्रीन बीटल है वो अपना इवोल्यूशन कर लेती है, जो वेरिएशन है उसके अंदर आ जाती है। अब कौवे क्या करते हैं, वो ग्रीन एरिया में ग्रीन झाड़ियों पे रेड बीटल्स को खाते रहते हैं, लेकिन ग्रीन बीटल्स उनको दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से वो अपनी संख्या है ग्रीन बीटल्स वो बढ़ाते रहते हैं और रेड बीटल्स हैं वो कम होती रहती हैं। और एक टाइम के बाद हम देखेंगे जो रेड बीटल्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और सारी जो बीटल्स हैं वो ग्रीन कलर की हो जाती हैं। और ये भी एक चेंज है, कलर में चेंज हम बोल सकते हैं और इवोल्यूशन का कारण बनती है, ये एक प्रकार का हम इवोल्यूशन बोल सकते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, जैसे यहाँ पे एक जो बीटल है वो अपना कलर चेंज करके कैसे हो गई थी वो ग्रीन कलर में, लेकिन यहाँ पे ब्लू कलर में हो जाती है। अब कौवा इनको खाएगा तो एक ही तरीके से, तो यहाँ पे कौवे के हिसाब से देखें तो कोई इवोल्यूशन वो नहीं लेके आ सकते। लेकिन मान ले जैसे जैसे बीटल्स संख्या बढ़ा रही थी तो एक टाइम तक जो ब्लू बीटल्स हैं उनकी संख्या यहाँ पे 3 हो गई है और जो रेड बीटल्स हैं वो भी एक एरिया में रह रही हैं। लेकिन जैसे ही कोई एलिफेंट यहाँ से गुजरा तो जिसकी वजह से जो रेड बीटल्स हैं वो सारी खत्म हो गई हैं। एक पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, ये कोई फिक्स कंडीशन नहीं बात कर रहे हम, बस इवोल्यूशन को समझने का एक थोड़ा ये जरिया है, एग्जाम्पल। और एलिफेंट फुट के नीचे आने से जो रेड बीटल्स हैं वो खत्म हो जाती हैं और आगे जो जनसंख्या बढ़ेगी वो केवल ब्लू बीटल्स ही बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि रेड जो बीटल्स हैं वो ब्लू बीटल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये भी एक प्रकार का इवोल्यूशन है, लेकिन ये एक रैंडम फिनोमिना है। हाथी का पाँव है वो ब्लू बीटल्स के ऊपर भी गिर सकता था, लेकिन बाई चांस होने वाली जो प्रोसेसेस होती हैं वो भी इवोल्यूशन का कारण बनती हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं। अब जो थर्ड सिचुएशन हमने देखी थी कि जो बीटल्स थी वो नॉर्मल साइज की थी, लेकिन जैसे ही प्लांट डिजीज हुई, पत्ते कम हुए तो उनका साइज है वो कम हो गया, कुछ जनरेशन तक ऐसे ही साइज उनका कम रहता गया। लेकिन आगे यदि प्लांट डिजीज खत्म हो जाती है तो साइज इनका नॉर्मल आ जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई बदलाव नहीं है, सेम साइज सेम कलर है शुरुआत वाली पॉपुलेशन से और लास्ट वाली पॉपुलेशन में। तो यहाँ पे इवोल्यूशन हम इसको नहीं बोल सकते। इवोल्यूशन यदि हमने समझना है तो ऊपर वाली 2 कंडीशन से हम इवोल्यूशन को समझ सकते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, एक एग्जाम्पल के जरिए ही आपको ये समझाया गया है
कि किस प्रकार से इवोल्यूशन है नेचर में होता रहता है। ये बीटल्स के माध्यम से बताया है। वैसे दूसरे जीवों में बहुत अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से इवोल्यूशन होता है। उसके बाद है ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम बोल सकते हैं। ट्रेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीवित प्राणी के या जीव के ये क्या होते हैं? वो गुण होते हैं मैनिफेस्टेड इन फिजिकल फॉर्म दैट इज विजिबल और इन ए फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। ये जो ट्रेट्स होते हैं, गुण होते हैं, फीचर्स हम बोल सकते हैं, ये बाहर से भी दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है बॉडी के अंदर जो फंक्शन होते रहते हैं, जैसे हमारे लंग्स काम करते हैं, किडनी काम करती हैं, तो उनके अंदर भी स्पेशल ट्रेट्स हैं वो दिखाई दे सकते हैं। तो ये बाहर भी हो सकते हैं, मोर्फोलॉजिकली हम बोल सकते हैं जो बाहर दिखाई दें, और एनाटोमिकली भी हो सकते हैं कि शरीर के अंदर भी कुछ जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो पाए जा सकते हैं। ट्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? ये किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने जो लाइफ टाइम होता है, अपना जो जीवन काल होता है, उस टाइम पे अपने आसपास के वातावरण से ये प्राप्त करता है ऑर्गेनिज्म, वो एक्वायर्ड ट्रेट में आ जाता है। नोट पास्ट ऑन टू द डीएनए ऑफ जर्म सेल्स डू नॉट गेट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये जो चेंजेस जब कोई भी एनवायरनमेंट से प्राप्त करता है ऑर्गेनिज्म, वो डीएनए के अंदर कोड नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो चेंजेस वो उस जीव तक ही सीमित रह जाते हैं, वो अगले पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे लॉस ऑफ मसल्स या फिर लेस वेट ड्यू टू द स्टारवेशन। जैसे हमने देखा था कि जो पत्ते कम पड़ गए थे, इसकी वजह से जो भी बीटल्स थे उनका जो साइज था वो छोटे होना शुरू हो गया था। और जैसे कोई भी बॉडी बिल्डर है वो अपनी मसल गेन कर लेता है, तो इससे कन्फर्म ये नहीं हम बोल सकते वो जैसे अपनी एक्सरसाइज से या फिर अपनी जो भी हार्ड वर्क है उससे मसल्स गेन करता है, तो उसके जो जनरेशन है उसके अंदर वो ऐसे कैसे जो मसल्स मस्कुलर बॉडी है वो उसके बच्चों में नहीं दिखाई देगी, जब तक वो क्या नहीं कर पाएंगे, उस बेस पे वो हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से कोई सिंगर है, कोई भी क्रिकेटर है, तो ये जो गुण होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में अपनी प्रैक्टिस से प्राप्त करता है, तो वो उसकी जनरेशन में आगे जाने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो डीएनए होता है जो जर्म सेल्स का जो गैमेट बनाती हैं जर्म सेल्स उनको बोला जाता है, उसमें नहीं जा पाते हैं। लॉस ऑफ लिम्स और टेल्स ड्यू टू इंजरी, यदि इंजरी की वजह से हाथ वगैरह या फिर पैर वगैरह यदि कट जाता है तो किसी जीव का, तो आगे जब उसकी पीढ़ी आएगी तो उसके हाथ पैर नॉर्मल मिलते हैं। तो ये एक्वायर्ड ट्रेट्स के ही एग्जाम्पल होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? ये किसी भी जीव के माता पिता से उसको अनुवांशिक रूप से मिले हुए होते हैं। इनहेरिटेड जन्मजात गुण भी हम बोल सकते हैं। ऑलवेज गेट ट्रांसफर्ड, और ये ऐसे ट्रेट होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, क्योंकि इनका एक जेनेटिक मेकअप होता है, जीन के अंदर जो डीएनए वगैरह होता है उनके अंदर इसकी कोडिंग होती है स्पेसिफिकली। बट डिपेंडिंग ऑन द डोमिनेंस और रिसेसिवनेस दे मे और मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि डोमिनेंस क्या होते हैं, जो अपने गुण को अपना प्रभाव है उसको वो शो कर पाएं, और रिसेसिव क्या होते हैं जो अपने इफेक्ट है उसको शो ना कर पाएं। तो अपने डोमिनेंस और रिसेसिव कैरेक्टर की वजह से वो हो सकता है अपना प्रभाव वो शो कर पाए या फिर ना कर पाए, लेकिन ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते जरूर हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं, जो हाइट है हमने देखा है कि जिसके पेरेंट्स या फिर जो ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अच्छी हाइट के हैं, तो उनके आगे भी बच्चे भी हाइट गेन कर लेते हैं। स्किन कलर है, जैसे जैसा स्किन कलर होता है पेरेंट्स का ऐसा ही बच्चों का मिलता है। और आई कलर और बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हम पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं, वो सारे इनहेरिटेड करेक्टर्स में आ जाते हैं। तो हम डिफरेंस देखते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स में। कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है इनके बारे में 2 मार्क्स में। तो दीज आर ट्रेट्स विच आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेशल कंडीशन। ये केवल वातावरण की वजह से ही किसी जीव में विकसित होते हैं। ये जो ट्रेट्स होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, माता पिता से ही मिलते हैं, एनवायरनमेंट से वो गेन नहीं करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। एक्वायर्ड ट्रेट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोजेनी, ये प्रोजेनी में नहीं जाते हैं, ये प्रोजेनी में ट्रांसफर किए जाते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, एग्जांपल लो वेट ऑफ स्टार्विंग बीटल्स। तो जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं उनका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता है। जैसे हमने देखा था जो स्टार्विंग बीटल्स हैं भूख की वजह से जब साइज या फिर जो उनका वेट है वो कम हो जाता है, तो आगे भी जो बीटल्स हैं यदि उनको सही एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है तो नॉर्मल वेट वो आगे की पीढ़ियों में आ जाता है। तो इसमें कोई इवोल्यूशन कोई चेंज है वो कोज नहीं होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम देख सकते हैं इसमें। लेकिन इनमें इवोल्यूशन है वो
ये इवोल्यूशन का कारण बन सकते हैं। जैसे कि जो ग्रीन कलर और जो ब्लू कलर हमने बीटल्स का देखा था, वो एक पूरा जो कलर है उनका चेंज हो गया था और आने वाली पीढ़ियों में वही कलर है वो आगे के आगे मेंटेन रहता है। तो इवोल्यूशन में इनहेरिटेड ट्रेट्स वो रोल प्ले करते हैं, जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स का इवोल्यूशन से रिलेटेड कोई रोल नहीं होता है। डार्विनिज्म। डार्विनिज्म मतलब डार्विन की थ्योरी। जो भी डार्विन ने ऑब्जर्वेशन की थी और खासकर उन्होंने पक्षियों के ऊपर स्टडी की थी, और वहां से उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जो भी स्टडी में कंक्लूजन आया था उससे, जिसको ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। और डार्विन ने जो भी स्टडी की थी वो कब की थी? ये बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग ए सी वॉयज इन ए सेल शिप। जो बुक लिखी थी इन्होंने, तो उसका जो ऑब्जर्वेशन था, कहाँ से निष्कर्ष निकाला था वो, कि भी किस प्रकार से जो नई नई स्पीसीज हैं वो बनती हैं। तो एक समुद्री यात्रा की थी, लगभग 5 से 6 साल की समुद्री यात्रा मानी जाती है, जो इन्होंने HMS बिगल नाम के एक समुद्री जहाज से की थी। और एक द्वीप पे जाके कुछ फिंचीज हैं, कुछ पक्षी हैं, उनको स्टडी किया था और उनके बिहेवियर को देखा था। वहां पे देखी थी काफी सारी स्पीसीज, 13 स्पीसीज उन्होंने नोट की थी वहां पे फिंचीज की। और उनसे फिर एक निष्कर्ष निकाला था कि एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स काजेज अराइजन ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ एट डिफरेंट पीरियड्स। धरती के इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो नई स्पीसीज हैं, नए जीव हैं, वो बनते रहते हैं, और जो पुराने जीव हैं, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, वो एक्सटिंक्ट विलुप्त होती रहती हैं। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी जनसंख्या है उसके अंदर बहुत सारी जो वेरिएशन है अलग अलग गुणों में, वो आती रहती हैं, विभिन्नताएं आती रहती हैं टाइम टू टाइम। विच अनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, जो कि उसको प्राकृतिक आवास में रहने के ज्यादा से ज्यादा अनुकूल है, वो बनाती है, योग्य बनाती हैं। फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। तो उन्होंने बताया था कि इंडिविजुअल, कोई भी एक जीव या फिर उसकी जो जनसंख्या है वो किस तरीके से फिटनेस होती है अपने वातावरण वातावरण के प्रति। फिटनेस अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यहाँ पे फिटनेस का जो मतलब है वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस, प्रजनन से रिलेटेड फिटनेस होने से है, कि वातावरण में कोई भी जीव इतना योग्य है कि वो अपनी आगे संतान है उसको बना सके। हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट, जो ज्यादा से ज्यादा अपने वातावरण के प्रति फिट होगा कोई भी जीव, वो ज्यादा से ज्यादा जो प्रोजेनी है, बच्चे हैं, वो दूसरों से ज्यादा अपने एनवायरमेंट में प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे एनवायरमेंट में। और हम बोल सकते हैं कि वो नेचर के द्वारा सिलेक्टेड हैं, कि नेचर उन्हीं जीवों को ज्यादा रहने का मौका देती है। और जो जीव ज्यादा अच्छे ढंग से अपने आप को इवोल्व नहीं कर पाते हैं या फिर अपने चेंजेस नहीं लेके आ पाते हैं बॉडी के अंदर, उनको हम फिट नहीं बोलेंगे, और जिससे कि वो नेचर के द्वारा एलिमिनेट या फिर एक्सटिंक्ट कर दिए जाते हैं। और यही थ्योरी है जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से बाद में जानी गई, जो भी स्टडी डार्विन ने दी उसके बेस पे। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि जीवन की उत्पत्ति धरती पे किस प्रकार से हुई है उसके बारे में हम समझते हैं। JBS हार्डन वाज ए ब्रिटिश साइंटिस्ट। ये एक इंग्लैंड देश का साइंटिस्ट था, JBS हार्डन है जो। और उन्होंने बताया था, थ्योराइज्ड का मतलब उन्होंने एक थ्योरी दी थी, कल्पना बताई थी, कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड लाइफलेस मैटर। जो भी जीवन की उत्पत्ति है वो ऑर्गेनिक जैविक पदार्थों से हुई है, या फिर वो हम बोल सकते हैं कि वो लाइफलेस मैटर थे, उनके अंदर कोई जिंदगी नहीं थी। और वो जब कुछ छोटे छोटे पदार्थ जब इकट्ठे हुए तो उनसे काफी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बने, और फिर उसके बाद सेल है, सेल के बाद फिर जो हायर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे टिश्यू ऑर्गन, वो उसके बाद बने हैं। लेकिन स्टार्टिंग में कोई जीवित नाम की चीज नहीं थी धरती पे, कुछ सब्सटेंस होते थे जिनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला जाता है, जैविक पदार्थ, उनसे उत्पत्ति मानी जाती है। हिज थ्योरी वाज प्रूव्ड टू बी करेक्ट बाय यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। और यही बात यूरे और मिलर नाम के साइंटिस्ट ने लैब में ऐसी परिस्थितियां तैयार की थी जिनके बेस पे बताया जा सके कि पहले अर्थ के ऊपर कैसी एनवायरमेंटल कंडीशन थी, और उस बेस पे फिर बताया गया कि किस प्रकार से जो सिंपल मॉलिक्यूल थे, जैसे मीथेन हो गया, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, ये अच्छे टेम्परेचर पे एक 800 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसके ऊपर जब इकट्ठे हुए, तो इन्होंने देखा कि अमाइनो एसिड नाम के जो सब्सटेंस है वो बने। और
पहले जो वातावरण था अर्थ के ऊपर, वहां पे कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, CO2 की मात्रा अच्छी खासी थी, आज से ज्यादा थी उस टाइम। और जो लाइफ की उत्पत्ति है वो बहुत टाइम पहले ही मानी जाती है। और ये बिल्कुल सिंपल बेसिक से शुरुआत की गई कि कुछ जो इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो मिलके ही जो बड़े ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो बनाते हैं और उन्हीं से सेल बनती हैं। इट वाज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इस थ्योरी को एबायोजेनेसिस नाम दिया गया क्योंकि इसमें जो भी सेल बनी थी या फिर सेल ऑर्गेनेलीज है या टिश्यू बना था वो किसी नॉन लिविंग मैटर से बना था, किसी एबायोटिक सब्सटेंस से बना था, इसलिए इसको एबायोजेनेसिस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद स्पेसिएशन, इट मींस द डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर स्पीसीज फ्रॉम ए एग्जिस्टिंग स्पीसीज। किसी भी प्रेजेंट स्पीसीज से, जो प्रेजेंट में कोई स्पीसीज रह रही है, वर्तमान में रह रही है, उससे कोई भी नई स्पीसीज का बनना ही स्पेसिएशन कहलाता है। और कुछ फैक्टर होते हैं जो कि स्पेसिएशन को, नई नई स्पीसीज बनने को निर्धारित करते हैं। उसमें सबसे पहला है जीन फ्लो। जीन फ्लो मतलब क्रोमोसोम्स का या फिर जीन का एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होना। और ये किसके द्वारा होता है? इंटरब्रीडिंग से, प्रजनन से। और ये प्रजनन दो अलग अलग पॉपुलेशन के जीवों के बीच में भी हो सकता है, वो एक ही स्पीसीज के हों, या फिर और द बिटवीन इंडिविजुअल विद इन ए पॉपुलेशन, या फिर एक ही पॉपुलेशन के बीच के इंडिविजुअल्स में भी ये प्रजनन के द्वारा जीन फ्लो हो सकता है। इट इनक्रीजेज द वेरिएशन, और जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कि वेरिएशन बढ़ती रहती हैं इन द जेनेटिक कंपोजिशन, मतलब जीन के अंदर जो भी जीन होता है, क्रोमोसोम पैटर्न होता है किसी भी जीव का या किसी भी जनसंख्या का, उसके अंदर ये वेरिएशन आती रहती हैं। और जब बहुत सारी वेरिएशन इकट्ठी हो जाती हैं तो उस जीव को वो बिल्कुल दूसरे पॉपुलेशन के जीवों से अलग कर देती है, और जिससे हम बोल सकते हैं कि एक नई स्पीसीज वहां पे बन जाती है। इसी प्रकार से जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये दूसरा कारण है, जिसमें क्या होता है, जैसे हमने बीटल वाला एग्जाम्पल देखा था, जिसमें हाथी के पाँव के नीचे आने से कुछ बीटल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है और कुछ बची हुई बीटल्स ही आगे नई जीन है उनको बनाती है। और एक रैंडम चेंज होता है जिसके अंदर कोई भी प्री प्लान हम बोल नहीं सकते कि प्रोसेस थी ये, कि वो हाथी का पाँव किसी भी टाइप के बीटल के ऊपर गिर सकता था, और वही जो बची हुई पॉपुलेशन है वो आगे नई जनसंख्या है, नई स्पीसीज है, उसको बनाती है। तो रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल इन ए पॉपुलेट ओवर सक्सेसिव जनरेशन ड्यू टू एरर इन गैमेट्स। गैमेट्स के अंदर कुछ ना कुछ एरर आ जाते हैं, जैसे कलर चेंज हमने बीटल में देखा था, और उनका आगे की पॉपुलेशन में बचे रह जाते हैं। वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल्स का मतलब है कुछ एलिल्स ही आगे बढ़ते रहते हैं किसी पॉपुलेशन में। सक्सेसिव जनरेशंस का मतलब है लगातार कुछ पीढ़ियों के अंदर। द प्रोसेस इज रैपिड इन स्मॉलर पॉपुलेशन, और जो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट नाम की प्रोसेस है ये छोटी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस, और इससे भी बहुत सारे बदलाव हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं पीढ़ी में, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बहुत सारे बदलावों की वजह से नई स्पीसीज है वो बन जाती है। नेचुरल सिलेक्शन, ये भी थर्ड फैक्टर होता है, जिसमें वेरिएशन एग्जिस्टेड बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन एंड सम नेचुरल फिनोमिना। कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनकी वजह से जीव के अंदर बदलाव आते हैं। फिनोमिना एलिमिनेटेड दोज इंडिविजुअल विच वर लेस अडेप्टेड, और यही नेचुरल फिनोमिना ऐसे जीवों को खत्म कर देती है लाइफ से, अर्थ से, जो लेस अडेप्टेड है, मतलब वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं है। द सर्वाइविंग पॉपुलेशन वुड पास द हेरिडिटरी एडवांटेजेस फीचर्स टू दियर ऑफस्प्रिंग, और जिस भी पॉपुलेशन के पास वो अच्छे गुण हैं जिसकी वजह से वो वातावरण में सर्वाइव कर सकता है, नेचर के द्वारा सिलेक्ट हो जाता है, वो गुणों को वो आगे अपने बच्चों में भेजता रहता है। विद टाइम दिस प्रोसेस वुड गिव राइज टू द ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन, और आराम आराम से जो ये चेंजेस हैं ये भी ऐसे ही इकट्ठे होते रहते हैं, और ओरिजिनल पॉपुलेशन से जो नए जीव हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं और नई स्पीसीज वहां पे बन जाती है। उसके बाद आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन ए पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज, जब किसी भी एक प्रजाति की पॉपुलेशन है वो दो के अंदर बंट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर एंड फॉर्म्स ए न्यू स्पीसीज, ये एक दूसरे के साथ फिर प्रजनन नहीं करती, और उनमें अलग अलग एनवायरनमेंट में बहुत सारे गुण हैं वो विकसित होते रहते हैं, और एक टाइम के बाद ये देखने को मिलता है कि वो दोनों जो पॉपुलेशन पहले एक ही स्पीसीज की थी अब वो नई अलग अलग स्पीसीज बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए पॉपुलेशन ऑफ बीटल फीड ऑन द बुशेज ऑन ए माउंटेन रेंज, जब पहाड़ी क्षेत्रों में हम बीटल को छोड़ देते हैं, सम में स्टार्ट फीडिंग ऑन नियर बाई बुशेज फाइंडिंग एंट्री इनटू ए न्यू सब पॉपुलेशन, और
इनमें से हो सकता है कुछ बीटल्स हैं वो अपने आसपास की झाड़ियों पे जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हुई जाती हैं तो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से वो एक नई प्रजाति है बीटल्स की वो बना सकती हैं। दे रिप्रोड्यूस विद देम सो जीन्स एंटर इन ए न्यू पॉपुलेशन, वो क्या करते हैं फिर एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन से नए जीन है वो, नए कॉम्बिनेशन है वो भी बन सकते हैं, नई पॉपुलेशन बन सकती हैं। अल्टीमेट द टू ग्रुप्स विल बी इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विद ईच अदर, और बाद में उनके अंदर इतने सारे चेंजेस इकट्ठे होते रहते हैं दोनों सब पॉपुलेशन मतलब छोटी पॉपुलेशंस के बीच में कि वो एक दूसरे के साथ फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसको हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोल सकते हैं। एक जियोग्राफिक आइसोलेशन भी होता है जिसमें कोई भी बैरियर आ जाता है, जियोग्राफिकल बैरियर, कोई रिवर आ जाती है बीच में, कोई माउंटेन के द्वारा दो पॉपुलेशन अलग अलग हो जाती हैं, या फिर एक ही पॉपुलेशन दो अलग अलग जगह पे रहना शुरू कर देती है, उसकी वजह से भी वेरिएशन आ जाती हैं। और जब दो स्पीसीज या फिर एक ही स्पीसीज के दो मेंबर किसी न किसी कारण की वजह से आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं और नई स्पीसीज नहीं बना पाते हैं तो उससे भी जो वो सेपरेट सेपरेट रहते हैं वहीं पे नई नई स्पीसीज है वो बनती रहती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो स्पीसीज हैं वो किस किस प्रकार से किस किस कारणों की वजह से नई एनवायरनमेंट के बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपनी जो नई स्पीसीज हैं वो बनाती रहती हैं, उसी को हम स्पेसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। अब इसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार से जीवों के वर्गीकरण में, जीवों के अलग अलग वर्ग बनाने में उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस पे जो उनके अलग अलग वर्ग बनाए जाते हैं उनमें इवोल्यूशन किस प्रकार से रोल प्ले करता है। मोर कैरेक्टर्स विच टू स्पीसीज हैव इन कॉमन मोर क्लोजली आर रिलेटेड, यदि दो स्पीसीज हैं और उनके जितने ज्यादा गुण आपस में मैच करते हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो स्पीसीज बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, उनके जो पूर्वज हैं वो एक ही हैं। इफ दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन दे हैव कॉमन एंसेस्टर, इसका मतलब वही है कि यदि वो बहुत ज्यादा पास पास उनका रिलेशन है तो उनके एंसेस्टर भी कॉमन है। जैसे ब्रदर और सिस्टर की बात करें हम, उनके जो एंसेस्टर हैं उनके एक पिताजी हैं और कजन हैं उनके, यदि इनके हिसाब से देखें वो उनके अंकल जी मिलेंगे। और कजन और सिस्टर का यदि देखें हम तो उनका जो एंसेस्टर है वो एक ग्रैंडफादर मिलेगा, कॉमन एंसेस्टर, क्योंकि इनके अंकल का फादर और इनके जो सिस्टर और ब्रदर हैं, रियल ब्रदर सिस्टर, इनका जो फादर है वो एक ही ग्रैंडफादर की संतान मिलेंगे। तो इनका कॉमन एंसेस्टर सिस्टर और कजन का हम बोल सकते हैं ग्रैंडफादर है, जबकि ब्रदर और सिस्टर का जो हम बोल सकते हैं जो एक एंसेस्टर है वो इनका फादर है। और जितने जैसे ब्रदर और सिस्टर ज्यादा रिलेटेड हैं और कजन और यदि हम सिस्टर या ब्रदर देखें तो वो कम रिलेटेड हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैन बी ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है इसी प्रकार से दो जीवों के बीच में जो समानताएं हैं उनको हम ये जो विधियां देखेंगे नीचे उनके द्वारा समझ सकते हैं। पहला है होमोलोगस ऑर्गन। ये वो ऑर्गन होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर तो सेम होती है लेकिन फंक्शन उनके अलग अलग होते हैं, अपीयरेंस उनका दिखावट भी अलग अलग पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग, मेंढक के जो आगे के पैर होते हैं, लिजार्ड के पैर हैं, बर्ड्स के जो पंख होते हैं, बैट के भी पंख होते हैं और ह्यूमन बींग्स के जो हाथ होते हैं, ये सारे काम जरूर अलग अलग करते हैं लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर है, जब इनकी स्ट्रक्चर की गहराई से स्टडी की जाती है, जो बोन्स वगैरह इनमें प्रेजेंट होती है, हड्डियां, वो लगभग सेम पाई जाती हैं सब में। तो इनका मतलब क्या है कि इनकी एक जैसी स्ट्रक्चर का पाया जाना लेकिन इनके हैबिटेट अलग अलग होते हैं। जैसे मेंढक है वो एम्फीबियन है, लिजार्ड है रेप्टाइल्स में आ जाता है, बर्ड्स हैं पक्षियों में आते हैं, बैट मैमल्स में आ जाता है, ह्यूमंस भी मैमल्स में ही आता है। तो इनके वातावरण के हिसाब से बदलाव जरूर इनके अलग अलग ऑर्गन बन जाते हैं लेकिन इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब में सेम पाई जाती है। तो इसका मानना ये है कि यहाँ से इनके कॉमन एंसेस्टर कहीं ना कहीं एक ही है। दे हैव सेम डिजाइन ऑफ बोन्स बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, उनके हड्डियों का डिजाइन सेम होता है लेकिन काम उनके जरूर अलग अलग होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? दोज ऑर्गन विच हैव डिफरेंट बेसिक डिजाइन बट हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन। ये जस्ट ऊपर वालों से अपोजिट हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके डिफरेंट डिजाइन होते हैं लेकिन इनके फंक्शन एक ही होते हैं, अपीयरेंस भी इनकी एक ही होती है। जैसे जो विंग्स होते हैं बैठ के, चमगादड़ के जो विंग्स और बर्ड्स पक्षियों के जो विंग्स हैं
अब बैट और बर्ड्स हम कई बार एक ही मानते हैं कि भी दोनों पक्षियों में आता है, लेकिन बैट पक्षियों में नहीं आता, ये मैमल्स में आता है। ये उस कैटेगरी का जीव है जो जिसमें ह्यूमन बिलोंग करते हैं। तो बैट और जो बर्ड है, इनके जो पंख हैं उनकी बनावट अलग अलग पाई जाती है, लेकिन काम इनका दोनों का क्या होता है, उड़ने का ही होता है। विंग्स ऑफ बैट आर द फोल्ड ऑफ स्किन अटैच्ड बिटवीन द फिंगर्स। जो चमगादड़ होते हैं, इनके जो पंख होते हैं, ये जो उंगलियों के बीच में कुछ स्किन है उनकी फोल्डेड का मतलब मुड़ी हुई स्ट्रक्चर से बने होते हैं। बट विंग्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड फॉर लिम्स। लेकिन जो विंग्स होते हैं पक्षियों के, वो फोर लिम्स मतलब आगे वाले जो पैर होते हैं या फिर हाथ हम बोल सकते हैं पक्षियों के, उनकी बनावट से बने होते हैं। फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं वहां पे। लेकिन बैट में बस उंगलियों के बीच में स्किन आ जाती है, उसकी वजह से ही वो पंख बने होते हैं। अब जो एनालोगस ऑर्गन क्या बताते हैं कि जब अलग अलग जगह से बिलोंग करते हुए जीव एक जगह पे रहने लग जाते हैं तो उनमें कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण में कि भाई किसको हम एक अलग वर्ग में रख सकते हैं, किसको दूसरे वर्ग में, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, ताकि उनको समझना उनको याद रखना आसान रहे, उसमें इवोल्यूशन अच्छा रोल प्ले करता है। तो हम डायग्राम से समझते हैं, जैसे ह्यूमन, कैट, वेल और बैट। वेल एक मैमल्स होता है, कैट भी मैमल्स में आता है और बैट, ये सारे मैमल्स के ही एग्जाम्पल हैं। और मैमल्स में इनकी जो स्ट्रक्चर है, हड्डियां हैं जो इनकी ह्यूमरस, जो हमारी फोर आर्म होती है, उसके बाद कोनी से आगे वाले भाग में जो हड्डियां होती हैं वो रेडियस अल्ना होती हैं। उसके बाद जो कलाई की हड्डियां वो कार्पल्स कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी पाम हथेली में हड्डियां होती हैं वो मेटाकार्पल्स होती हैं, और जो उंगलियों में या फिर अंगूठे में हड्डियां होती हैं वो फैलेंजेस होती हैं। और ये सारी इसी प्रकार से जो हड्डियां हैं दूसरे जानवरों में पाई जाती हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो सब में सेम है, लेकिन जो इनके काम है वो अलग अलग होते हैं। ह्यूमन के हैंड है, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। कैट है, वो चलने फिरने में ही काम करता है। वेल है, उसे वो पानी में तैरती हैं वेल मछलियां। और जो बैट है उससे वो उड़ता है। तो काम इनके अलग अलग हैं लेकिन स्ट्रक्चर इनकी सेम है। तो इनको एनालोगस ऑर्गन, इन होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं, जो ये बताते हैं कि इनका इंसेस्टर कॉमन है। जबकि जो विंग्स हैं, जो बर्ड्स हैं, कौवा है, इसके जो विंग्स हैं, और जो बैट है इनके विंग्स में हम बनावट देख सकते हैं अलग अलग हैं। और इसी प्रकार से जो बटरफ्लाई है, इंसेक्ट विंग है, वो भी अलग होते हैं, लेकिन काम इनका सबका एक ही होता है, उड़ने का, जिसमें काम एक जैसा पाया जाता है, लेकिन ऑर्गन की बनावट है वो अलग होती है। उनको हम एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। और ये दोनों टाइप के ऑर्गन ही मदद करते हैं ये समझने के लिए कि कौन से जीव आपस में ज्यादा मैच करते हैं, उनके करेक्टर्स ज्यादा मैच करते हैं, और उनको एक ग्रुप में रखा जाए। और एनालॉग्स ऑर्गन एक डाइवर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताते हैं कि अलग अलग जगह से आए हुए जीव, जैसे ये अलग अलग जगह से हैं, लेकिन इनकी एक जगह पे आने की वजह से कॉमन फंक्शन है वो ओरिजिनेट हो जाते हैं। उसके बाद है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स होते हैं जीवाश्म। फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन द पास्ट। जो भूतकाल में रहते थे जीव, तो उनके कुछ बचे हुए भाग रह जाते हैं मिट्टी के अंदर दबे हुए, तो उनको जीवाश्म बोला जाता है। व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई, जब कोई भी जीवित प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी दियर डेड बॉडीज डिकम्पोज, वो सड़ने शुरू हो जाती है, गलनी सड़नी शुरू हो जाती है। बट सम पार्ट्स ऑफ दियर बॉडी में बी इन सच एन एनवायरमेंट दैट दे डू नॉट डिकम्पोज। लेकिन कई बार उनका जो शरीर है वो ऐसे एनवायरमेंट में दब जाता है जिसकी वजह से वो डिकम्पोज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए डेड इंसेक्ट गेट्स काट इन हॉट मड, यदि वो गर्म मिट्टी के अंदर फंस जाता है कोई भी कीड़ा, मरा हुआ कीड़ा, तो इट विल नॉट डिकम्पोज, इससे वो डिकम्पोज नहीं होता, कि गलता सड़ता नहीं है इतना आसानी से। बट द मड विल हार्डन एंड रिटेन इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। इससे क्या होएगा, जो मड है वो बाद में मजबूत होता चला जाएगा, और उससे बाद में जो कीड़ा, जो भी बॉडी थी, डेड बॉडी थी इंसेक्ट की, वो उसके निशान पड़ जाते हैं उस मड के अंदर। और उस मड को जब भी हम मिट्टी से निकालते हैं तो उसमें बिल्कुल जो छाप है वो मिल जाती है इंसेक्ट की, उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये किसका फॉसिल है, एक इंसेक्ट का। द एज ऑफ फॉसिल कैन बी एस्टिमेटेड इन 2 वेज। कोई भी जीवाश्म की एज का, उम्र का कैसे पता लगाया जाता है कि कितने साल पहले का जीवाश्म है ये। द फॉसिल्स दैट अकर क्लोजर टू द अर्थ, यदि कोई भी जीवाश्म धरती के ऊपरली परतों में मिल जाता है, थोड़ी खुदाई के बाद इन्हें मिल जाता है, इसका मतलब क्या है कि आर मोर रिसेंट देन दोज फाउंड इन द डीपर लेयर्स, वो उनसे ज्यादा हाल ही में बने हुए हैं जो कि गहराई में मिलते हैं।
द सेकंड मेथड इज आइसोटोप डेटिंग। दूसरे मेथड में हम कार्बन 14 यूज करते हैं, जिसके अंदर कार्बन 14 एक आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन का, और उसकी रेडियो एक्टिव डीके से पता लगाया जाता है कि ये कोई भी फॉसिल्स है वो कितने साल पुराना है। डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन ए फॉसिल मटेरियल। इससे यही पता लगाया जाता है कि अलग अलग जो आइसोटोप्स हैं किसी भी फॉसिल मटेरियल के अंदर वो किस रेशियो में प्रेजेंट है। उससे एक डेटिंग, एक पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस होती है ये, जिसके द्वारा उसकी उम्र का पता लगा लिया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल। फॉसिल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ा जाता है इवोल्यूशन में फॉसिल्स को। फॉसिल्स आर फॉर्म्ड लेयर बाय लेयर इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की जो ऊपर पट्टी है, जो ऊपरली लेयर होती है, इसमें एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनने की वजह से ही फॉसिल्स बनते हैं। द एनिमल एंड द प्लांट विच एग्जिस्ट अर्लियर आर बरीड इन द डिपर लेयर विच वंस फाउंड इन अपर लेयर। तो वही बात आ गई इसमें कि जो अपर लेयर में जीव पाए जाते हैं उनके कंपैरिजन में जो डिपर लेयर में गहराई में पाए जाने वाले जो जानवर हैं या फिर जो प्लांट्स हैं वो पहले रहा करते थे धरती के ऊपर। इट वाज फाउंड दैट डिपर फॉसिल्स हैव सिंपलर स्ट्रक्चर देन फाउंड देन अपर लेयर्स। और ऐसा ही पाया जाता है कि जो फॉसिल ज्यादा गहराई में मिलते हैं उनकी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल टाइप की थी, लेकिन जैसे जैसे फॉसिल्स को ऊपरली लेयर से प्राप्त करते हैं तो उनकी जो बनावट है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती चली गई, काफी एडवांस हम बोल सकते हैं वो होती चली जाती है। कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ एनिमल्स लाइक हॉर्स, कैमल, मैन वाज हेल्प्ड हैज हेल्प्ड अस टू स्टडी द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। बहुत सारे एनिमल्स के, जैसे हॉर्स हो गया, कैमल है, मैन है, इनके फॉसिल्स जब मिट्टी से मिलते हैं तो उनसे हम इवोल्यूशन की स्टेजेस का पता लगा लेते हैं कि किस स्टेज के बाद कौन सा जीव है वो धरती के ऊपर आया है। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल। फॉसिल बनते कैसे हैं। ऑर्गेनिज्म डाई एंड दे गेट बरीड इन द मड एंड सिल्ट। कोई भी जीव जब मरता है तो वो मिट्टी के अंदर, बरीड का मतलब वो दब जाता है, सिल्ट का मतलब कोई भी हम बोल सकते हैं कि तलहटी, जैसे समुद्र में कोई जीव मरता है तो वो तलहटी में दबता हुआ चला जाता है। सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द ऑर्गन गेट क्विकली लीव बिहाइंड द हार्ड बोन्स ऑफ द सेल्स। तो जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, और जबकि जो हार्ड बोन्स वगैरह हैं, हड्डियां हैं या सेल्स हैं, सेल्स मतलब जो भी प्रोटेक्टिव लेयर है जैसे संक होता है, वो ऐसे कैसे बचे रह जाते हैं। ओवर द टाइम सेडिमेंट्स बिल्ड ओवर इट एंड हार्डन इनटू द रॉक्स। आराम आराम से बहुत सारी जो मिट्टी है इनके ऊपर जमती रहती है, और जैसे जैसे वो मजबूत होती रहती है तो चट्टानों में बदल जाती है। एज द बोन्स डीके, जैसे हड्डियां सड़ती हैं, गलती हैं, minerals seep into the replace the content cell by cell and a process called petrification। तो पेट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें फॉसिल बनते हैं। इसमें क्या है, जब हड्डियां भी नष्ट हो जाती हैं तो बाहर से जो मिनरल है, रॉक का जो मिनरल है वो हड्डियों में चला जाता है, हड्डियां वहां से हटती रहती हैं, और जबकि जो मिनरल है, मिट्टी है, वो वहां पे शेप लेती चली जाती है, तो बिल्कुल हड्डी जैसी ही शेप है वो ले लेती है। इस प्रोसेस से जो फॉसिल बनते हैं उसको पेट्रिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉसिल मिलता है वो रियल एनिमल या फिर प्लांट का नहीं होता, वो बस एक प्रोसेस से बना हुआ होता है, मिनरल की सीपेज। सीपेज का मतलब होता है आराम आराम से जो लीक के द्वारा वो हड्डियों में चलता रहता है जो मटेरियल है चट्टानों का। इफ द बोन्स डीके कंप्लीटली इट लीव्स बिहाइंड द कास्ट ऑफ एनिमल। यदि हड्डियां टोटली डिकम्पोज हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो वहां से कास्ट का मतलब है एक खांचा बना रह जाता है चट्टानों के बीच में उस हड्डी का, और उससे हम वो बनावट है, वो हड्डी की बनावट, उसका पता लगा सकते हैं। तो हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे डायनासोर है, जैसे ये डेड होता है तो इसकी जो हड्डियां हैं वो बच जाती हैं, बाकी सारा जीव है वो, इसके जो सॉफ्ट ऑर्गन है वो नष्ट होते रहते हैं। उसके बाद जैसे लेयर जमती है, सेडिमेंट्स, बरीज, बोन एंड फुटप्रिंट्स। तो जैसे ही सेडिमेंट्स मतलब जो ऊपर इसके रेत वगैरह है वो जमता रहता है, तो इसकी जो हड्डियां हैं वो मिट्टी की परतों के नीचे दबती चली जाती है, और एक अलग अलग परतें हैं वो बनती रहती हैं। और बहुत टाइम के बाद जब भी कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट, सर्वेयर या फिर सर्वे करने वाले जब भी पहुंचते हैं तो वो मिट्टी की गहराइयों से इनके जो हड्डियां हैं या फिर इनके जो हड्डियों के जो हमने पढ़ा है ढांचे वगैरह हैं, कास्ट वगैरह हैं, बोन कास्ट, उनको पता करते हैं, और उससे आइडिया लगाया जाता है कि किस टाइम पुराना है। यदि हम देख सकते हैं यहाँ से जब मिट्टी की खुदाई की जाती है तो वहां भी इस प्रकार से लेयरिंग बनती है, अलग अलग लेयरिंग में ही मिट्टी का जमाव होता रहता है।
इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन है वो एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज में हुआ है, वो एकदम से नहीं हुआ, वो स्टेजेस में हुआ है। जैसे हम अपस्टेयर सीढ़ियों में चढ़ते हैं तो एकदम से ऊपर नहीं जाते, जैसे लिफ्ट में एकदम से ऊपर चले जाते हैं, हम एक करके एक स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। तो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस का क्या मानना है इस थीसिस का या थ्योरी का, कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो आराम आराम से हुआ है और लगातार हुआ है। कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स डिड नॉट इवोल्व बाय ए सिंगल डीएनए चेंज, जो भी जटिल जीव हम देखते हैं वो कभी एकदम से नहीं बने हैं कि भी एकदम से डीएनए चेंज हो गया और एकदम से ही जीव विकसित हो गया वो, बट वर फॉर्म्ड बाय बिट चेंज, वो आराम आराम से थोड़े थोड़े चेंज करके ही डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स ऑर्गन लाइक आइज वर क्रिएटेड बाय बिट चेंजेस, जो आंख है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, काफी सारी स्ट्रक्चर होती है इसमें, वो आराम आराम से चेंजेस से हुई हैं। इन बिटवीन द रूडिमेंट्री आई इन द सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट में रूडिमेंट्री का मतलब है जो इतनी ज्यादा डेवलप्ड आईज नहीं होती, जो सिंपल आई होती हैं, इंसेक्ट की आंखें बहुत ही ज्यादा सिंपल होती हैं। आल्सो प्रोवाइड ए फिटनेस एडवांटेज, और इससे उनको फिटनेस एडवांटेज है वो भी मिलता है। जैसे हम बटरफ्लाइज की पंखों पे देखते हैं तो उसके ऊपर भी आंखों जैसी स्ट्रक्चर कई बार बनी होती है और वो उनको बचाव करती है, किसी भी प्रेडिएटर से बचाव करने में उनकी मदद करती है। कुछ लार्वा होते हैं उनके भी शरीर पे आंखें जैसे निशान बने होते हैं, इससे दूसरे जीव को समझने में मुश्किल आ जाती है और साथ में इससे वो अग्रेसिव बिहेवियर भी शो कर सकते हैं प्रेडिएटर से बचने के लिए, इसलिए बोला गया है कि फिटनेस एडवांटेज है वो शो करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ आई इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट एनफ टू हैव एलिमेंट इवोल्यूशनरी ओरिजिन्स, और जो आईज हैं आंखें हैं वो भी एक जीव से दूसरे जीव में काफी बार बदलती हुई मिलेगी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स है वो होती चली जाती है जैसे जैसे नए नए जीव विकसित होते हैं। सम ऑर्गन इवन डेवलप्ड फॉर वन पार्टिकुलर फंक्शन बट लेटर बिकम्स यूजफुल फॉर क्वाइट ए डिफरेंट फंक्शन, कुछ ऐसे ऑर्गन भी देखे गए हैं जो बने किसी और काम के लिए थे लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो किसी दूसरे काम में चेंज में कन्वर्ट होते चले गए। जैसे फीदर्स डेवलप टू प्रोवाइड वार्मथ टू द एनिमल, पहले जो पंख बने थे किसी भी जीव के अंदर वो उसको गर्म रखने के लिए बने गए थे, लेकिन पक्षियों में हम देखते हैं कि इन्हीं फीदर्स के द्वारा पंख जो पक्षी हैं वो उड़ पाते हैं, तो उनका उड़ने का जो काम है वो नया बन गया, पहले उनका काम शरीर को गर्म रखने का था। सम डायनासोर हैड फीदर्स आल्थो दे कुड नॉट फ्लाई, कुछ ऐसे डायनासोर भी होते थे जिनके पास पंख होते थे लेकिन वो उड़ते नहीं थे। दिस शोज दैट बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स, और इससे ऐसा माना जाता है कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल्स जो सरीसृप होते हैं जैसे सांप बिच्छू सांप वगैरह आ जाते हैं, इसमें लिजार्ड्स आ जाती हैं, उनसे ज्यादा रिलेटेड हैं सिंस डायनासोर वर रेप्टाइल्स। और क्योंकि डायनासोर भी एक रेप्टाइल्स हैं इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि डायनासोर से ही रेप्टाइल से ही पक्षियों का जो उत्पत्ति है वो ही है, पक्षियों की नई स्पीसीज है वो बनी है। सम डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर्स आल्सो इवोल्व्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, कुछ अलग अलग पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स भी एक ही एंसेस्टर से बनी हुई होती हैं, किस वजह से वो हमने जो कारण डिस्कस किए थे स्पीसीज के अंदर अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने की वजह से भी बन सकते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी वो बन सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब ह्यूमन ने क्या कुछ रोल प्ले किया है इवोल्यूशन की प्रोसेस में वो हम समझेंगे, और इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं वाइल्ड कैबेज का, एक जंगली गोभी होती है और उससे आज के टाइम पे बहुत सारी गोभी की जो प्रजातियां वो विकसित की हैं, किसके द्वारा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा, मैन मेड एक्टिविटीज के द्वारा, और उसमें नेचुरल सिलेक्शन का नेचर का कोई रोल नहीं होता है। जैसे हम समझते हैं जो सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स, जब गोभी के पत्तों के बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया जाता है, दूरी कम कर दी जाती है तो पत्ते पास पास आ जाते हैं और उसमें काफी सारे पत्ते इकट्ठे होने की वजह से वो शेप है राउंड शेप ले लेते हैं, जो हम बंद गोभी खाते हैं वो इसका एक एग्जाम्पल है। सिलेक्शन फॉर अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट, कुछ फ्लावर्स की डेवलपमेंट को वहीं पे रोक दिया जाता है और उससे एक ग्रीन कलर की गोभी है वो तैयार होती है जिसको ब्रोकली बोलते हैं, डायग्राम भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सिलेक्शन फॉर स्टेराइल फ्लावर्स हैड मेड कैलीफ्लावर, जब स्टेराइल मतलब नपुंसक फूल हैं कुछ प्रजातियां विकसित किए जाते हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है और आगे वो प्रजनन है वो नहीं कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हम उसको कैलीफ्लावर या फूल गोभी बोलते हैं।
इसी प्रकार से जब स्टेम को फुला दिया जाता है कुछ चेंजेस के द्वारा गोभी के, उसको कोलैरवी बोलते हैं। और सिलेक्शन फॉर लार्ज लीव्स, यदि पत्ते बहुत ज्यादा बड़े कर दिए जाते हैं और उसको एक लीफी वेजिटेबल जैसा बना दिया जाता है, जैसे काले नाम की जो सब्जी है वो एक एक गोभी की ही प्रजाति होती है। सिलेक्शन फॉर कलर्ड लीव्स फॉर्म्ड रेड कैबेज, और यदि रंग बदल दिया जाता है पत्तों का, जैसे ग्रीन है तो हम नॉर्मली ब्रोकली और या फिर सिंपल कैबेज भी खाते हैं, और जब उसके रंग है रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो रेड कैबेज होता है। तो ये जो भी स्पीसीज हैं, ब्रोकली, कैलीफ्लावर, कोलैरबी, वेजिटेबल काले, ये हमको याद रखने ही किस चेंज की वजह से ये बनी है। 1 मार्क क्वेश्चन ऑप्शन टाइप में ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो डायग्राम से समझते हैं, जैसे ये वाइल्ड कैबेज की प्रजाति थी और कोलैरबी में क्या किया था, स्टेम को स्वोलन कर दिया था, एक नई प्रजाति बन गई थी। कैलीफ्लावर में फूलों को स्टेराइल कर दिया गया था। ब्रोकली के अंदर फूलों की जो डेवलपमेंट है उसको अरेस्ट कर दिया गया था, वो आगे डेवलप नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से वो ग्रीन शेप में रह जाते हैं। और बंद गोभी के अंदर क्या था, पत्तों के बीच की डिस्टेंस है उसको कम कर दिया गया था। जब पत्तों के कलर को चेंज कर दिया गया, होता ये भी एक प्रकार की बंद गोभी है, लेकिन इसके कलर है वो चेंज मिलते हैं, सलाद में यूज किए जाते हैं ये काफी बार। और काले के अंदर क्या है, लीफी वेजिटेबल होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती है गोभी की ही प्रजाति है। इवोल्यूशन वर्सेस प्रोग्रेस, इवोल्यूशन और प्रोग्रेस में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। प्रोग्रेस मतलब उन्नति, और इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी अपडेशन ही होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं इसमें डिफरेंस पाई जाती हैं। इवोल्यूशन कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोग्रेस, इवोल्यूशन को हम प्रोग्रेस नहीं बोल सकते। फ्रॉम लोअर फॉर्म्स टू द हायर फॉर्म्स, कि भाई केवल जो लोअर का मतलब है सिंपलर ऑर्गेनिज्म से केवल कॉम्प्लेक्स बनने की प्रोसेस ही इवोल्यूशन है। इट इज बेसिकली फॉर्मिंग मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन व्हिल द सिंपलर वंस आल्सो कीप ग्रोइंग। प्रोग्रेस में क्या होता है कि जब जैसे ही एडवांस चीजें बन जाती हैं तो पुरानी चीजों को उसी टाइम पे खत्म होना पड़ता है, लेकिन इवोल्यूशन में ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स डिजाइन बन जाता है लेकिन उसके साथ में सिंपलर भी आगे के आगे ग्रो करते रहते हैं। इवोल्यूशन इज अ जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल सिलेक्शन। इवोल्यूशन में और क्या चीज देखी जाती है, विभिन्नताएं बहुत ज्यादा मिलती हैं, वेरिएशंस बहुत ज्यादा मिलती हैं जीवों में, और वो एनवायरमेंटल सिलेक्शन मतलब वातावरण के सिलेक्शन के परिणाम स्वरूप वो बनती हैं। जबकि प्रोग्रेस में ऐसी डाइवर्सिटीज हैं बहुत कम पाई जाती हैं। बैक्टीरिया विच वर फॉर्म्ड फर्स्ट हैव द कैपेसिटी टू लिव इन द डाइवर्स कंडीशन एंड ऑल आर स्टिल फ्लोरिशिंग। बैक्टीरिया बहुत ही सिंपलर जीव माना जाता है, सबसे पहले बने हुए जीव हैं ये धरती पे, लेकिन आज भी पाए जाते हैं। तो ये प्रोग्रेस हम नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोग्रेस में एक स्टेप के बाद जब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो पुराना स्टेप खत्म हो जाता है। एक आगे के आगे उन्नति जैसे बोलते हैं हम, वो होती रहती है, लेकिन इवोल्यूशन में पीछे वाली चीजें भी रहती हैं। On the other hand, human beings, which are highly evolved species, cannot be called the peak of evolution। इसी प्रकार से जो इवोल्यूशन में ह्यूमन है आज सबसे टॉप पे है, बिल्कुल चोटी पे है, यदि हम बदलावों में देखें तो सबसे एडवांस जीव है। और ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल टॉप पे चला गया इसके बाद कोई इवोल्यूशन नहीं हो सकता। बट येट अनदर स्पीसीज इन द इवॉल्विंग लाइफ फॉर्म्स, और भी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो एडवांस टू एडवांस होती जा रही हैं, और ह्यूमन के भी एडवांस वर्जन है वो फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन, की मानव का विकास है वो कैसे हुआ है धरती के ऊपर। ह्यूमन इवोल्यूशन हैज बीन स्टडीड विद द हेल्प ऑफ एक्सकैवेशन, टाइम डेटिंग एंड फोसिल स्टडी। ह्यूमन के इवोल्यूशन को समझने के लिए भी उत्खनन मतलब मिट्टी से निकाल के जो भी हम फोसिल वगैरह स्टडी करते हैं। टाइम डेटिंग का मतलब है समय का पता लगाना, कार्बन डेटिंग के माध्यम से कार्बन आइसोटोप यूज करके। फोसिल स्टडी उसके जीवाश्म को स्टडी करके भी हम ह्यूमन इवोल्यूशन को समझते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू ए सिंगल स्पीसीज, जितने भी जीव जो इंसान पाए जाते हैं धरती पे वो एक ही प्रजाति के हैं, जिसको होमो सैपियंस बोलते हैं हम साइंस के अंदर, उनका एक नाम है कॉमन नेम होमो सैपियंस। जो ह्यूमन स्पीसीज है वो मानी जाती हैं कि अफ्रीका से उनका उदय हुआ है, उत्पत्ति हुई है। सम ऑफ आवर एंसेस्टर लेफ्ट अफ्रीका व्हाइल अदर स्टेड ऑन, कुछ ह्यूमंस ने अफ्रीका छोड़ दिया टाइम टू टाइम और वो दूसरे जगह पे चले गए, और कुछ वहीं पे ठहरे रहे, वहां पे आगे जनसंख्या बढ़ाते गए। दीज माइग्रेंट्स, जो ये प्रवासी थे, स्लोली स्प्रेड अक्रॉस द प्लेनेट, ये पूरे ग्रह पे फैलते गए, जैसे वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया,
यूरोप और एशिया को मिला के जो द्वीप बनता है तो उसको यूरेशिया बोला जाता है। साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया, एशिया के बहुत सारे कोनों में ये आगे आगे डेवलप होते गए, और शुरुआत में तो इन्हीं जगह पे फैले हुए थे। जो अमेरिका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है उसमें बात काफी बाद में इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का। दे ट्रेवल्ड टू इंडोनेशिया, द फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। उसके बाद दूसरी जगह पे भी फैलते गए। दे ट्रेवल्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, समटाइम्स सेपरेटिंग एंड समटाइम्स कमिंग बैक टू मिक्स विद ईच अदर। तो काफी बार ऐसा हुआ है कि वो आगे बढ़ते गए, कई बार वो आगे वाली कंडीशन से बैक में भी आए हैं, मतलब अपनी जहां पे शुरू किया था वहां पे भी वापस आए हैं, और समटाइम सेपरेटिंग एंड समटाइम कमिंग बैक टू मिक्स अप विद ईच अदर। उसके बाद वो जो नई कुछ चेंजेस आए थे उनके अंदर कुछ दूसरी जगह पे जाने की वजह से जब वो वापस अपनी जगह पे आए तो वापस पुराने वाली स्पीशीज में मिक्स भी हुए हैं। दे हैड कम इनटू बीइंग एज एन एक्सीडेंट ऑफ इवोल्यूशन। और ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान की उत्पत्ति हुई है वो एक एक्सीडेंट ही है, एक प्रकार का इवोल्यूशन का, वो एक प्री प्लान्ड योजना नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट वाली हम कंडीशन है वो समझ सकते हैं इसमें, कि एक रैंडम फिनोमिना से ही ह्यूमन इवोल्यूशन माना जाता है। और ह्यूमन इवोल्यूशन में हम देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे जोर दिया जाता है, जो आज ह्यूमन ने जितना भी अपने आप को एडवांस बनाया वो उसके ब्रेन की कैपेसिटी के बेस पे है। और यहाँ पे कुछ ह्यूमंस के एंसेस्टर दिए गए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस रोबस्टस है, होमो हैबिलस है, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस निंडरथैलेनिस और होमो सैपियंस सैपियंस। तो ये सबसे एडवांस ह्यूमंस आते हैं जिनमें हम देख सकते हैं ब्रेन का जो साइज है वो बढ़ता गया है, और इसी ब्रेन की कैपेसिटी की वजह से ही आज जो ह्यूमंस हैं वो दूसरे जीवों से काफ़ी अपने आप को अलग कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी किसी दूसरे जीव के पास नहीं है जितनी इंसान के पास है। और ये सारा जो रोल है इसमें सबसे बड़ा रोल ब्रेन का ही है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेन को ही एक मेन इंपॉर्टेंस है वो दी जाती है जब भी हम ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं।